किसी कारण के चलते हमने थ्रॉन ऑफ सील सीरीज को बीच में ही स्टॉप कर दिया था, लेकिन अभी तक उसके जितने भी एपिसोड्स आए हैं हमने इस बात में उन सभी को एक्सप्लेन कर दिया है और आगे आने वाले न्यू एपिसोड्स को हम अब टाइम पर कंटिन्यू करेंगे। तो इस बात की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड के आगे से ही होती है। हमें पता है कि मास्टर शैन ने हाओ शैन को अपने पास बुलाया था, वो उसे कुछ देना चाहते थे। अब हाओ शैन के वहाँ आने के बाद वो हाओ शैन से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी थी, तुम और तुम्हारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये सच में तारीफ के काबिल है कि तुमने एक 8 लेवल डेमन को अकेले ही खत्म कर दिया था। वैसे हमें यहाँ पर ये जानने को मिलता है कि मास्टर शैन ने एक बार अकेले ही 10 डेमन लॉर्ड को हराया था। जब हाओ शैन यही बात निकालता है तो इस पर मास्टर शैन कह रहे थे कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी और वैसे भी उनकी पूरी टीम मिलकर भी अभी तक एक भी डेमन पिलर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई है, और अगर वो डेमन पिलर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते तो इस डेमन लॉर्ड को हराने का कोई मतलब नहीं, वो 10 साल में फिर से रीइंकार्नेट हो जाएगा। मास्टर शैन ये भी बता रहे थे कि उनकी पूरी टीम मिलकर भी इतनी बार जमा नहीं कर पाई कि वो डेमन पिलर्स को क्रैक भी कर सके। इस चीज पर हाओ शैन कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं और मेरी टीम पूरी मेहनत करेंगे और डेमन पिलर को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब मास्टर शैन उससे कहते हैं कि हाँ, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है। वैसे तभी उन्हें डेमन एम्परर की कही हुई बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि अब तुम्हारी एज बढ़ती जा रही है और मैं तो अमर हूँ, फिर तुम मुझे कैसे मारोगे। अब इसी चीज को याद करते हुए यहाँ पर मास्टर शैन हाओ शैन को अपना एक आर्टिफैक्ट देते हैं। असल में वो अपनी लेगेसी हाओ शैन को सौंप दे रहे हैं। वैसे हमें यहाँ पर ये तो नहीं बताया जाता कि उन्होंने उस आर्टिफैक्ट को हाओ शैन को देते हुए उससे क्या कहा, क्योंकि इसके बाद सीन सीधा बाहर की तरफ आ गया था, जहाँ हाओ शैन अभी मिस्टर जुओ के साथ बाहर आता है। तभी वहाँ पर ली ज़ेन आ जाती है और कायर के बारे में बताती है। अब हाओ शैन पूरी बात सुने बिना ही वहाँ से भाग गया था। उसे लगा था कि शायद कायर की तबीयत खराब है। अब वहाँ पर पहुंचकर वो देखता है कि कायर की बॉडी से बहुत ही ज्यादा तेज एनर्जी निकल रही है और यहाँ पर कायर की मदर अभी उस एनर्जी को कम करने की कोशिश कर रही थी, जिससे कि वो कायर की जान बचा सके। असल में अभी कायर की बॉडी किलिंग इंटेंट एनर्जी को रिलीज कर रही है और ऐसा लड़ाई में बहुत ज्यादा पावर के यूज करने से होता है। वैसे अब हाओ शैन वहाँ पर आकर उसके पास आ जाता है और जैसे ही कायर बेहोशी की हालत में हाओ शैन की आवाज को सुनती है तो वो अचानक से अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर पा रही थी और अब धीरे धीरे वो हाई एनर्जी कम होने लगी थी। इसके बाद अब वो अपनी आंखें खोलती है। हम देखते हैं कि अब वो देख पा रही थी, इसका मतलब उसके सेंसेस वापस आने लगे हैं। ये देखकर हाओ शैन तो बहुत ही ज्यादा खुश था, साथ ही कायर भी ये देखकर खुश थी कि अब वो पहले की तरह हाओ शैन को देख पाएगी। वैसे अब तभी कायर को अपने बचपन की मेमोरी याद आती है, लेकिन ये मेमोरी असल वाली से अलग है, क्योंकि यहाँ पर वो जैसा चाहती थी वैसा ही हो रहा था। यहाँ पर हाओ शैन ने उन सभी डेमन वुल्फ को हरा दिया था और अभी कायर भी हाओ शैन से बात कर पा रही थी। पर अब ड्रीम से वापस बाहर आने के बाद हाओ शैन उसे बताता है कि मिस्टर जुओ कह रहे थे अपने समशारा डैगर की एनर्जी पर काबू पा लिया है, इस वजह से तुम्हारे सेंसेस वापस आ गए हैं। ये सुनकर कायर बहुत ज्यादा खुश थी। पर अब तभी हाओ शैन को अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हाओ वे की आवाज आती है, जिसके बाद वो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गया था, जहाँ पर हाओ वे उसे बताता है कि डेमन एम्परर को पहली बार देखने के बाद से उसके सर में दर्द हो रहा है और उसे एक ही चीज बार बार देख रही है। उसे नहीं पता कि जो उसे दिखता है वो क्या है और ये बहुत डरावना है। जब हाओ शैन उसकी मेमोरी को देखता है तो उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट दिखाई दे रहा था। हाओ शैन उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें और कुछ याद है। इस पर वो तीनों कहते हैं कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता। इस पर हाओ शैन कहता है कि कोई बात नहीं, शायद अब तुम धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, इस वजह से तुम्हें ये सब दिख रहा है। जब तुम अगले लेवल पर पहुंचोगे तब शायद तुम्हें और कुछ दिखे, उससे हम पता लगा लेंगे कि ये क्या है। वैसे इसके बाद अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अभी मिस्टर जुओ सभी टीम्स को पॉइंट दे रहे थे और उनकी रैंक बता रहे थे कि इस पूरे टेस्ट में किसने किस तरह से परफॉर्म किया। जहाँ पर 3rd नंबर ली ज़ेन की टीम का नाम था और 2nd नंबर यांग की टीम को दे दिया जाता है। पहले नंबर पर हाओ शैन की टीम थी, जिसके बारे में सभी को पहले से पता था। वो ये भी बता रहे थे कि हाओ शैन की टीम ने 8 लेवल के डेमन को हराया था, जो कि छोटी बात नहीं है। वैसे यहाँ हाओ शैन की टीम को पूरे 35,000 पॉइंट दिए गए थे और इसके बाद उन्हें वापस से सिटी की तरफ लौटना था, क्योंकि उनका ये टेस्ट पूरा हो चुका है। वापस लौटते वक्त यहाँ पर कायर अपनी मदर और फादर से आखिरी बार मिलती है और उसके फादर तो अब छोटे हो चुके हैं, इस वजह से वो कायर को सिस्टर कहकर बुला रहे थे।
वो कहते हैं कि सिस्टर, क्या तुम हमसे मिलने वापस आओगे? इस चीज पर कायर हाँ करती है और कायर की मदर भी कहती है कि देखो, हमने सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ही वहाँ पर तुम्हें भेजा था। अब इसके बाद कायर और वो एक दूसरे से गले मिलते हैं और फिर हाओशान और बाकी सभी वापस से सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम एयरशिप के अंदर देखते हैं। अभी जब सभी लोग आ गए थे तो हाओशान यहाँ पर उन्हें मास्टर शेन के बारे में बता रहा था। वो कहता है कि कल मास्टर शेन ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, साथ ही उन्होंने मुझे एक खास आर्टिफैक्ट भी दिया। अब वो उस आर्टिफैक्ट को दिखाते हुए कहता है कि उन्होंने मुझे बताया है कि इसका नाम चैनलिंग है। ये सिंगल पर्सन के लिए नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए बना है। वो यहाँ पर बताता है कि हम इसके थ्रू आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। हम में से किसी को कोई डैमेज पहुँचाएगा तो वो बाकी टीममेट्स में डिवाइड हो जाएगा। आप इसे इस तरह से समझ सकते हो कि अगर एक वॉरियर के पॉइंट 100 है और उसकी टीम में 10 वॉरियर हैं, अब जब उसे 10 पॉइंट्स का डैमेज पड़ता है तो सभी में वो 10 पॉइंट्स डिवाइड होकर सबको सिर्फ एक पॉइंट का ही डैमेज पड़ेगा। ये सुनकर सभी खुश हो गए थे। वो कहते हैं कि फिर तो हमें आपस में कनेक्ट हो जाना चाहिए, जिसके बाद वो सच में उस डिवाइस को एक्टिवेट करते हुए पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेते हैं। हाओशान उन्हें ये भी बताता है कि मास्टर शेन कह रहे थे कि डेमन पिलर्स को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अभी तक हमने एक भी डेमन पिलर को डिस्ट्रॉय नहीं किया है। इस पर सभी शॉक थे, पर वो कहते हैं कि हमें और स्ट्रॉन्ग बनना होगा, फिर हम डेमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। अब तभी कायर वहाँ बाहर सूरज की रोशनी देखती है। वैसे तो जब वो छोटी थी तब उसने सूरज को देखा था, पर अब उसे कई साल बीत चुके हैं, इसलिए वो उसे देखकर बहुत खुश थी। ये देखते हुए हाओशान तुरंत ही कहता है कि अभी तक हमने हमारी टीम का कोई नाम नहीं रखा, इसलिए अब वो अपनी टीम का नाम डॉन ऑफ लाइट रखता है। इसके बाद अब वो टीम के लिए फाइटिंग स्टाइल चूज कर रहा था कि कौन किस तरह से लड़ेगा। वैसे अभी भी उनकी टीम में एक हीलर की कमी है, लेकिन तभी वहाँ ज़ियाओ यू बताता है कि वो हीलिंग मैजिक भी सीख रहा है। ये सुनकर सभी शॉक थे। वैसे यहाँ पर हीलर अभी ज़ियाओ यू से माफी मांग रहा था क्योंकि वो एक हीलर है, लेकिन फिर भी वो हील नहीं कर सकता। लेकिन इस चीज पर ज़ियाओ यू कहता है कि कोई बात नहीं। अभी ज़ियाओ यू ये भी बता रहा था कि हाओशान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद से उसकी लाइट एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये सुनकर लिंसी बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और कहने लगता है कि इसका मतलब हाओशान की लाइट एनर्जी कुछ ज्यादा ही है। हाओशान बताता है कि वो सन ऑफ लाइट है। ये सुनकर लिंसी और बाकी सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। हाओशान ये भी बताता है कि उसके लाइट पॉइंट्स 97 थे। अब तभी लिंसी कायर के पास आता है। वो उससे पूछता है कि उसके कितने पॉइंट्स थे। इस पर कायर बताती है कि उसके पॉइंट्स 100 थे। ये बात सुनकर लिंसी और शॉक हो गया था। वो कह रहा था कि इसका मतलब तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो। हमारी टीम में सिर्फ हम तीनों ही सबसे कमजोर हैं। यहाँ पर वो खुद की वैंग यांगयुन की और चेरी की बात कर रहा था, लेकिन फिर वैंग यांगयुन उससे कहती है कि वो कमजोर नहीं है। वो वैसे भी जायंट स्पिरिट गॉड क्लैन की आखिरी डिसेंडेंट है, जिस वजह से वो बहुत ताकतवर है और फ्यूचर में तो उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। साथ ही यहाँ पर चेरी भी ये बात कहती है कि वो भी कमजोर नहीं है, उसके पास तो काइनेटिक बॉडी है। ये सुनकर लिंसी बहुत ज्यादा शॉक था। असल में काइनेटिक बॉडी जिसके पास भी होती है उसका कल्टीवेशन बहुत ही स्पीड से बढ़ता है। अब लिंसी कहता है कि लेकिन तुम तो अभी बस 4th लेवल पर हो। इस पर चेरी कहती है कि नहीं, मैंने पहले ही 5th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है। और अभी वो लिक्विड एनर्जी यूज कर उन्हें बताती है कि वो 5th लेवल पर ऑलरेडी पहुंच चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ सिटी में सभी को ये बात पता चल चुकी थी कि इस टेस्ट के दौरान हाओशान के ग्रुप ने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। ये चीज हर किसी को पता चल रही थी क्योंकि ये चीज पेपर में छप चुकी है। हर कहीं सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी हाओशान की जो शील्ड थी वो हाओशान के नाम पर बहुत महंगे दाम पर बेची जा रही थी। वहाँ ओदिन टेम्पल में जहाँ पर हाओशान ने ट्रेनिंग ली थी, वहाँ के स्टूडेंट कह रहे थे कि हाओशान यहाँ से पढ़ा है, इसका मतलब वो भी एक दिन हाओशान की तरह ताकतवर बन सकते हैं। अब फिर से सीन चेंज होता है और हम आ जाते हैं यहाँ चीफ पलादिन के पास, जहाँ पर अभी मास्टर ये हुआ अभी उनसे मिलने के लिए आए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी चीफ पलादिन मास्टर ये हुआ से कह रहे थे कि तुम्हारे स्टूडेंट ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तुम्हें उस पर गर्व होगा। वैसे वो ये भी पूछते हैं कि क्या तुम सच में हाओशान को अब आगे ट्रेन नहीं करोगे। इस चीज पर मास्टर ये हुआ कहते हैं कि हाँ, क्योंकि मेरे पास उसे सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है जो कि हाओशान के बचपन का दोस्त है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक वॉर में गया था जहाँ पर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। टोटल 1000 वॉरियर्स वहाँ गए थे, लेकिन वो अकेला ही वहाँ से बचकर आया है।
अब रेस्ट करने की जगह वो अभी एक और खतरनाक जगह जाने की डिमांड कर रहा था। ये देखकर वो दोनों ही शॉक थे। मास्टर ये हुआ कहते हैं कि इस लड़के में मुझे हाओशन की झलक दिख रही है। साथ ही यहाँ पर जियांग बताता है कि उसने अपने बचपन के दोस्त को प्रॉमिस किया था कि वो भी उसी की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। यहाँ पर अभी वो हाओशन की बात कर रहा था। अब मास्टर ये हुआ उसके जज्बे को देखते हुए कहते हैं कि क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना पसंद करोगे। जियांग बताता है कि उसके लाइट पॉइंट्स 10 ही हैं, जो कि बहुत कम है, लेकिन मास्टर ये हुआ कहते हैं कि नहीं, ये बहुत है मेरा डिसाइपल बनने के लिए। वैसे अभी दूसरी तरफ हाओशन और उसका पूरा ग्रुप यहाँ सिटी में आ चुका था। हाओशन सबसे पहले अलायंस लीडर से मिलने के लिए जाता है। अलायंस लीडर उससे मिलकर कहते हैं कि मेरे डिवाइन थ्रॉन को यूज कर तुम्हें कैसा लगा, जिस पर हाओशन कहता है कि वो फीलिंग मैं शब्दों में नहीं बता सकता। साथ ही यहाँ पर हाओशन उन्हें बताता है कि मुझे उस डिवाइन थ्रॉन पर बैठते टाइम एक इमेज दिखाई दी थी जो कि एक डिवाइन थ्रॉन की थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कोई डिवाइन थ्रॉन है क्या जो किसी को न मिला हो। इस चीज पर अलायंस लीडर बताते हैं कि हाँ, थ्रॉन ऑफ सील एक ऐसा डिवाइन थ्रॉन है जो कि अभी तक किसी को नहीं मिला, लेकिन हमें नहीं पता कि उसकी पार क्या है। मगर हाओशन बताता है कि उसकी तरफ से मुझे कुछ सिग्नल्स आ रहे थे और वो अपनी तरफ मुझे बुला रहा था। अब इसके बाद हाओशन तो वहाँ से चला जाता है और अलायंस लीडर अभी हाओशन की तारीफ कर रहे थे। तभी वहाँ पर हाओशन के फादर आते हैं। हाओशन के फादर अभी हाओशन के सामने इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें वॉर में जाना है और उन्हें लगता है कि वो वहाँ से बचकर नहीं आ पाएंगे। वो यहाँ पर अलायंस लीडर को एक चीज देते हैं और कहते हैं कि अगर मैं लौट कर न आऊँ तो ये हाओशन को दे देना। अब यहाँ से दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी जिया यू अपने ग्रैंडफादर मतलब चीफ पलादिन से मिलने के लिए आया था। सबसे पहले तो वो उनसे माफी मांगता है क्योंकि उसे पहले लग रहा था कि उसके ग्रैंडफादर का डिसीजन गलत था। वो बस उसे हाओशन के साथ बांधना चाहते हैं, लेकिन अब वो जान चुका है कि ऐसा नहीं था, ये उसके लिए ही अच्छा था। इसलिए वो उन्हें अभी तक की हर चीज के लिए घुटनों पर आकर थैंक यू कहता है। और अब जब वो वहाँ से जाने लगा था तभी चीफ पलादिन उसे रोकते हुए उसके सामने एक रिंग करते हैं और कहते हैं कि ये रिंग तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए दी थी जब वो उस वॉर पर जा रहे थे। उन्हें पहले से ये बात पता थी कि वो लौटकर नहीं आने वाले। उन्होंने कहा था कि जब तुम इसके लायक हो जाओ तब ये मैं तुम्हें दे दूं। असल में ये अंगूठी रिंग ऑफ इनहेरिटेंस है। इसके अंदर गार्डियन नाइट की बहुत ही सीक्रेट टेक्निक छुपी हुई है जो बहुत ही पावरफुल है और वो टेक्निक कल्टीवेटर के स्ट्रॉन्ग बनने से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जाती है। अब जिया यू उसे रख लेता है और उन्हें थैंक यू कहते हुए वहाँ से चला जाता है। अब बाद में हम देखते हैं कि अभी हाओशन की पूरी टीम सेलिब्रेट कर रही थी। यहाँ हाओशन और जिया यू अलग खड़े हुए थे। जिया यू हाओशन से पूछ रहा था कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। हाओशन बताता है कि हमें किसी भी तरह से डेमन पिलर को डिस्ट्रॉय करने का तरीका ढूंढना है, उसके बाद ही हम डेमन के आतंक को रोक सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनना होगा और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है मेरिट पॉइंट्स, क्योंकि उन्हीं से हम सीक्रेट टेक्निक और सीक्रेट वेपन खरीद कर खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। लेकिन इस चीज पर जिया यू कहता है कि उसके लिए तो हमें लेवल अप करना होगा, क्योंकि इतने लेवल पर हमें इतने खतरनाक मिशन मिल ही नहीं सकते कि हमें ज्यादा मेरिट पॉइंट्स मिल सके। इस पर हाओशन कहता है कि हाँ, लिंसी को मैंने पहले ही कह दिया है, वो इस चीज में ही लगा हुआ है। जल्द ही हम अपना लेवल अप करेंगे और जनरल लेवल के टास्क स्टार्ट करेंगे। अब जो जनरल लेवल के टास्क होते हैं वो इतने ज्यादा आसान नहीं होते। इस वजह से लिंसी ने एक दूसरे ग्रुप को रात को पार्टी पर बुलाया था। वहाँ पर वो उस ग्रुप के लीडर के साथ थोड़ी फ्रेंडशिप करता है और उससे कहता है कि क्या वो उनके साथ टास्क में मदद करेगा, क्योंकि जनरल लेवल के टास्क थोड़े खतरनाक होते हैं और उसमें रिवॉर्ड भी ज्यादा होता है, तो वो रिवॉर्ड को आधा आधा बांट सकते हैं। और अगर एक टीम भी लेवल अप कर ले तो इससे दूसरे को भी फायदा है। अब इस पर वो लीडर हाँ कर देता है, क्योंकि वो तो वैसे भी नशे में था और वैसे भी हाओशन के ग्रुप के साथ टीम अप करना कोई बुरा डिसीजन नहीं है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन वो लोग आ चुके थे वहाँ डेमन हंटिंग टावर के अंदर। यहाँ पर आने के बाद जब वो वहाँ के काउंटर पर खड़े आदमी को बताते हैं कि उन्हें लेवल अप कर जनरल लेवल पर पहुँचना है, मगर इस बात से वो काउंटर वाला आदमी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम लोगों ने 6 महीने पहले ही डेमन हंटिंग ग्रुप ज्वाइन किया है, ऐसे में इतना जल्दी प्रमोशन नहीं दिया जा सकता। साथ ही वो ये भी बताता है कि इसके लिए 40,000 मेरिट कॉइंस लगते हैं। मगर इतना सुनते ही लिंसी तुरंत सामने आते हुए कहता है कि उनके पास ऑलरेडी इतने पॉइंट्स हैं। ये देखकर वो आदमी और ज्यादा शॉक हो गया था और जब ये सभी जबरदस्ती करते हैं तो वो मान जाता है, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले एक टेस्ट देना होगा।
टेस्ट के दौरान इनकी फाइटिंग बहुत ही पावरफुल टीम के साथ होती है, जिसे इन्होंने बहुत ही कम टाइम के अंदर हरा दिया था। इस वजह से सभी को अब वहाँ पर शपथ लेने के लिए बुलाया जाता है, जिसके बाद उन सभी का लेवल अप जनरल पर आ चुका था। वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे और अब जब वो बाहर आए थे तो उन्हें देखकर सभी शॉक हो गए थे, क्योंकि किसी को नहीं लगा था कि ये लोग उस ग्रुप को हरा पाएंगे। यहाँ पर सभी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हुए उन्हें बताते हैं कि तुम सबसे यंग टीम हो जिसने जनरल लेवल को अचीव किया है, वरना अभी तक हिस्ट्री में कोई भी ऐसी टीम नहीं बनी जो कि जनरल लेवल पर सिर्फ 6 महीने में पहुँच पाई हो। वैसे अब वो वहाँ से सेकंड फ्लोर की तरफ आ गए थे, जहाँ पर लिखा हुआ था कि जनरल लेवल वालों के लिए कौन कौन से मिशंस हैं, मगर यहाँ पर सारे मिशंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, जिस वजह से ये लोग उन्हें पूरा करने का सोच भी नहीं सकते थे। वहाँ पर एक मिशन लिखा हुआ था कि उन्हें 8 लेवल के 10 डेमन बीस्ट को मारना है, इसके बदले में उन्हें 8 लाख मेरिट कॉइन्स मिलेंगे। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे, पर 8 लेवल के 10 डेमन बीस्ट को मारना उनके लिए अभी नामुमकिन के बराबर है। तो वो यहाँ सबसे आसान वाला मिशन देख रहे थे। अब जब वो बहुत ज्यादा स्क्रॉल करते हैं तो उन्हें एक सबसे आसान मिशन दिखता है, जिसके लिए उन्हें 50,000 मेरिट कॉइन्स मिल सकते हैं। उसमें लिखा हुआ था कि उन्हें हॉलिंग के नाम की एक गुफा में जाना है और वहाँ पर रिसर्च करनी है, साथ ही वहाँ से उन्हें कुछ क्रिस्टल्स भी लेकर आने हैं। अभी उन सभी टास्क में तो सबसे सिंपल यही वाला है, इस वजह से हाओशान का पूरा ग्रुप इसे ही चुन लेता है। वैसे यहाँ इस टास्क के लिए उन्हें डेमन के बीच से होते हुए गुजरना होगा, जिस वजह से ये मिशन इतना भी आसान नहीं है। इसलिए हाओशान ने लिंजी से कह दिया था कि उस दूसरे ग्रुप को भी साथ लेकर आए। वैसे इसके बाद अब वो निकल चुके थे, पर अब एक हफ्ते बाद हम देखते हैं कि एक एजेंट वहाँ डेमन हंटिंग टावर में आता है और बताता है कि ये जो हॉलिंग केव का मिशन है ये एक किंग लेवल का मिशन है। असल में किंग लेवल मिशन बहुत टफ होते हैं और जनरल वाले ऐसा लेवल लेने का सोच भी नहीं सकते। अब वहाँ काउंटर वाला आदमी हाओशान को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर वो कांटेक्ट कर ही नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर उस टावर का मैनेजर आता है। वो यहाँ उस एजेंट से कहता है, चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। और अब जब वो एजेंट वहाँ से चला जाता है तो यहाँ वो उस काउंटर वाले से कहता है कि कोई जरूरत नहीं है उन्हें कांटेक्ट करने की। अगर ये बात लीक हुई कि हमारी इन्फॉर्मेशन गलत थी तो इससे हमारे डेमन हंटिंग टावर की रेपुटेशन गिरेगी। वैसे वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओशान का ग्रुप और वो दूसरा ग्रुप अपना आधा रास्ता पार कर चुका है और लगभग ह्यूमन और डेमन की बॉर्डर के पास भी पहुँचने वाला है। वैसे हॉलिंग केव तो यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है, लेकिन अभी जिस जगह पर वो पहुँचे थे वहाँ पर एक गांव बसा हुआ है और यहीं से कुछ दूर आगे वो बॉर्डर है और हॉलिंग केव उस बॉर्डर की दूसरी तरफ है और बॉर्डर से भी उसके डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इसी वजह से ये एक किंग लेवल मिशन है, क्योंकि उन्हें बॉर्डर के बाद डेमन के साथ ही छुपकर आगे बढ़ना होगा और इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अब तभी यहाँ पर हाओशान के साथ आए उस दूसरे ग्रुप का एक लड़का बताता है कि हम ट्रेडर की हेल्प ले सकते हैं। किसी को नहीं पता था कि ये ट्रेडर कौन है, तो यहाँ पर वही लड़का बताता है कि असल में डेमन्स और ह्यूमंस की लड़ाई तो लाखों सालों से चल रही है। इस लड़ाई में किसी को कोई फायदा नहीं और जो बॉर्डर के करीब हैं, उन पर तो अक्सर अटैक होते ही रहते हैं। इसी वजह से उनमें से कुछ लोगों ने कुछ ग्रुप बना लिए हैं। उन ग्रुप का नाम ये है कि वो डेमन्स को खाना बेचते हैं और इसके बदले में डेमन्स भी उन्हें ट्रेजर दे देते हैं। अब आइडिया अच्छा है, पर ऐसे किसी ट्रेडर के ग्रुप को ढूंढना तो थोड़ा मुश्किल था। लेकिन यहाँ पर वो दूसरी टीम का लड़का एक ग्रुप को जानता है, क्योंकि वो पहले ऐसे ही एक ट्रेडर ग्रुप के साथ काम करता था। वो उन्हें उनकी लोकेशन बताता है और अगले ही दिन ये उन ट्रेडर जैसे कपड़े पहनकर उनके साथ निकल पड़ते हैं। साथ ही उस लड़के ने गार्ड को पैसे भी खिला दिए थे, जिस वजह से इनकी चेकिंग नहीं होती। अब रास्ते में पता चलता है कि असल में ये जो ट्रेडर्स का ग्रुप अभी खाना ले जा रहा है ये मून पैलेस का ग्रुप है। और अब जब ये आगे बढ़ रहे थे तभी सामने से बहुत सारे डेमन्स उसी तरफ आते दिखते हैं। असल में डेमन भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि कहीं उनके खाने के ऊपर कोई हमला तो नहीं कर रहा। अब जब ये आगे बढ़ रहे थे तभी एक डेमन गलती से चेरी को धक्का मार देता है। वैंग यांग को तो इस चीज में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो तुरंत ही उस डेमन से कहती है कि चेरी से माफी मांगो, पर वो डेमन उस पर ही हमला करने लगा था। वो कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो। अब हम तभी देखते हैं कि अचानक से सामने उस बगी के अंदर से कोई उस डेमन को रोक देता है। ये असल में मून प्रिंसेस है। ये जानने के बाद यहाँ पर हाओशान तो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि उसने उम्मीद भी नहीं करी थी कि इस बगी में मून प्रिंसेस बैठी होगी। इसके बाद हम बगी के अंदर देखते हैं।
वहाँ पर मून प्रिंसेस के साथ साथ एक और लड़की थी जो कि असल में डेमन एम्परर की बेटी है। वैसे इसके बाद अब वो इसी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ देर बाद जब वो दो पहाड़ के बीच से होते हुए गुजर रहे थे तो वहाँ पर अचानक ऊपर की तरफ से हमला हो जाता है। ये असल में प्रीडेटर गैंग थी। डेमन क्लैन बहुत बड़ा क्लैन है और उसमें कई तरह के छोटे छोटे क्लैन्स भी आते हैं, जिसमें से एक है ये प्रीडेटर क्लैन। अभी यहाँ पर वो इसलिए हमला कर रहे थे जिससे कि वो लोग इनसे इनका खाना चुरा सके, क्योंकि बाकी डेमन्स की तरह है प्रीडेटर्स को भी खाने की बहुत कमी हो रही है। अब अटैक करने के बाद यहाँ पर सभी लोग शॉक थे। वैसे जब वो बहुत सारे डेमन वहाँ नीचे आ जाते हैं तो हाओ शान का ग्रुप उनसे लड़ने लगा था, लेकिन तभी हाओ शान सभी से कहता है कि हम इनसे नहीं लड़ेंगे वरना ये हमारी आइडेंटिफिकेशन रिवील कर देंगे। और वहाँ मून प्रिंसेस भी बाहर आ गई थी। वो देखती है कि उनके ऊपर हमला हुआ है। उसे तो इस चीज पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर मैड डेमन क्लैन के भी कुछ डेमन्स आ जाते हैं और असल में उन्होंने प्रीडेटर्स के साथ हाथ भी मिला लिया था, क्योंकि उन्हें भी खाने की बहुत जरूरत है। असल में डेमन क्लैन सारा खाना खुद रखता है, इस वजह से इन्हें खाने की कमी होने लगी है और इसलिए उन्होंने बहुत पहले ही ये प्लान बना रखा था कि वो यहाँ से निकलने वाले ट्रेडर्स के ग्रुप पर हमला करेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस बार बगी में मून प्रिंसेस और डेमन एम्परर की बेटी बैठे हुए हैं। हम देखते हैं कि अभी हाओ शान का ग्रुप सरेंडर कर अपने घुटने टेक लेता है, लेकिन दूसरी तरफ डेमन एम्परर की बेटी और साथ ही साथ मून प्रिंसेस ने हार नहीं मानी थी। मून प्रिंसेस ने हार नहीं मानी थी, वो उनसे फाइट कर रही थी। डेमन एम्परर की बेटी को तो इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी असली पार दिखाने वाली थी, पर मून प्रिंसेस उसे रोक देती है और कहती है कि नहीं, तुम इतनी पार का इस्तेमाल यहाँ मत करो, मेरे पास दूसरी टेक्निक है। इसके बाद मून प्रिंसेस अपने पास से एक सीक्रेट स्क्रॉल निकालते हुए उसकी टेक्निक को एक्टिवेट करती है। यहाँ हाओ शान इस टेक्निक को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक लग रहा था, क्योंकि वो जान चुका था कि ये एक कर्स फॉरबिडन टेक्निक है और ऐसी टेक्निक का होना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत एनर्जी लगती है और इसका मतलब मून प्रिंसेस को इसे पूरी तरह से कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगेगा। और अभी मून प्रिंसेस को इसके लिए एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन भी क्रिएट करना था, मगर तभी ये लोग देखते हैं कि इसकी तरफ भी कुछ प्रीडेटर्स हमला कर रहे हैं। अभी इसी वजह से हाओ शान को भी एक बार हमला करना पड़ता है। साथ ही अब वो फैसला करता है कि अब वो भी लड़ेगा और अब वो अपनी टीम से भी कह देता है कि अब हमें भी लड़ना होगा। अब जब वो यहाँ पर फाइट कर रहे थे तभी हम देखते हैं कि कुछ प्रीडेटर्स उस दूसरे ग्रुप पर भी हमला करते हैं, लेकिन वो दूसरा ग्रुप उन्हें संभाल लेता है और अब उस ग्रुप का लीडर यहाँ हाओ शान को अपने ग्रुप को लीड करने की परमिशन देता है। हाओ शान ने सभी का काम बांट दिया था। वो दोनों ही ग्रुप बिल्कुल पक्के टीम वर्क से काम कर रहे थे, जिस वजह से उन प्रीडेटर्स और मैड डेमन क्लैन वालों को रोक पाना थोड़ा आसान हो गया था। साथ ही साथ अब यहाँ पर आगे अभी सिर्फ हाओ शान और कायर बढ़ रहे थे। वो प्रीडेटर्स को खत्म कर रहे थे। हाओ शान सभी से कहता है कि हमें किसी भी तरह से मून प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो यहाँ पर जिस फॉर्मेशन को क्रिएट कर रही है उस फॉर्मेशन के बाद हम लोग वैसे भी मैड डेमन क्लैन और प्रीडेटर्स को हरा देंगे। वहाँ हम देखते हैं कि जब नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है तो सभी डेमन सभी मून प्रिंसेस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे थे। ये देखते हुए डेमन एम्परर की बेटी लेंग ज़ाओ अभी मून प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर रही थी। वैसे भले ही उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो, लेकिन फिर भी अभी इतने सारे प्रीडेटर्स और डेमन्स के अटैक के बाद वो भी हारने लगी थी और अब उस पर भी कुछ प्रीडेटर्स हमला करने वाले थे। लेकिन इतने में ही वहाँ पर हाओ शान आ जाता है और उन्हें हराकर रोक लेता है। ये देखकर लेंग ज़ाओ बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी। अब हाओ शान उन प्रीडेटर्स को खत्म कर रहा था। दूसरी तरफ ये चीज देखकर प्रीडेटर्स का लीडर बहुत ही ज्यादा शॉक था और उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, इसलिए अब वो तुरंत ही नीचे आ गया था हाओ शान से लड़ने के लिए। वो हाओ शान के ऊपर हमला करता है, लेकिन हाओ शान उसे रोक लेता है। लड़ाई यहाँ पर बराबरी की थी, क्योंकि प्रीडेटर्स का लीडर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और अब इसी वजह से कुछ देर में वो हाओ शान के ऊपर एक अटैक करने में कामयाब हो जाता है। इस अटैक के बाद यहाँ पर हाओ शान को बहुत डैमेज पहुँचा था, वो नीचे भी गिर गया था। ये चीज देखकर अभी कायर उसके पास आती है और पूछती है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। असल में ऐसा चैनलिंग आर्टिफैक्ट की वजह से हुआ था। अभी जो भी डैमेज हाओ शान को पहुंचा था वो सभी टीममेट्स में आधा आधा बट गया था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर उन प्रीडेटर्स के लीडर से लड़ने के लिए कायर भी आ चुकी थी और अब वो उनसे लड़ तो रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पीछे से लेंग ज़ाओ आवाज लगाती है
ये आवाज यहाँ हाओशान ने सुन ली थी। वो देखता है कि अभी मैट डेमन क्लैन का लीडर मून प्रिंसेस के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। ये देखकर वो तुरंत उस डायरेक्शन में उसे बचाने के लिए भाग गया था। वो अपने डबल ड्रैगन स्लैश अटैक की मदद से मैट डेमन क्लैन के लीडर को रोक देता है, लेकिन इस चीज में उसे भी चोट लग गई थी। साथ ही उसका ब्लड वहाँ मून प्रिंसेस के कपड़ों पर गिरता है, जिस वजह से वो अपनी आंखें खोलकर देखती है कि हाओशान उसे बचाने के लिए आया है, जबकि हाओशान तो एक ह्यूमन है। इस वजह से ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक थी। यहाँ पर हाओशान लेंग ज़ाओ से पूछता है कि अभी मून प्रिंसेस को इस फॉर्मेशन को क्रिएट करने में कितना टाइम लगेगा। वो बताती है कि कुछ देर और लगेगी, जिसके बाद हाओशान वहाँ से भागता है और तुरंत ही उस मैट डेमन क्लैन के लीडर को अपने फर्नेस की मदद से पीछे खींचता है। साथ ही साथ यहाँ पर उसने उस प्रेडेटर के लीडर को भी पीछे खींच लिया था, जिसके बाद वो वहाँ पर एक बड़ा सा बैरियर क्रिएट करता है। ये बैरियर इतना बड़ा था कि इसने मैट डेमन क्लैन के लीडर और प्रेडेटर के लीडर दोनों को ही उस बैरियर में बंद कर लिया था। अभी हाओशान उन दोनों से अकेला लड़ने वाला था। वो दोनों हाओशान से कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले हमें हरा सकते हो, पर उनके इतना कहते ही यहाँ पर कायर भी आ गई थी। साथ ही साथ हाओशान ने अपने पेट हाउवे को भी समन कर लिया था। हाउवे अभी पूरी फॉर्म में था और वो लड़ने के लिए भी तैयार था। ये देखकर सामने वो प्रेडेटर का लीडर और मैट डेमन क्लैन का लीडर शॉक थे, पर वो जानते थे कि वो हाओशान को आराम से हरा देंगे। अब इनके बीच में लड़ाई स्टार्ट होती है। कायर ने भी यहाँ पर अपने डार्क लॉर्ड को समन कर लिया था। उनकी पावर बहुत ही ज्यादा थी। कुछ देर की लड़ाई के बाद ही यहाँ पर प्रेडेटर्स का लीडर कमजोर पड़ने लगता है और असल में कायर और हाओशान दोनों ही मेन टारगेट अभी उस प्रेडेटर के लीडर पर बनाए हुए थे, जिस वजह से वो बच नहीं पाता और यहाँ इनके प्लान में फंसकर मर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैट डेमन क्लैन का लीडर इस चीज से बहुत शॉक था। हाओशान उसे मौका देता है। वो कहता है कि अगर तुम यहाँ से भाग जाओगे तो तुम अपनी जान बचा सकते हो, पर अब वो यहाँ से भाग नहीं रहा था। इस वजह से हाओशान कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम्हें भी हमसे फाइट करनी होगी। वैसे फाइट के दौरान पहले ही हाओशान ने अपने पेट हाउवे से उसकी पावर को ले लिया था। साथ ही साथ अभी हाउवे ने अपने 3 एलिमेंट की पावर भी हाओशान को दे दी थी। हम देखते हैं कि अब इनकी फिर से फाइट शुरू होती है, जहाँ पर अब इनके लिए लड़ना और आसान हो गया था, क्योंकि अब इनका टारगेट सिंगल है, जिस वजह से अब वो मैट डेमन क्लैन का लीडर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था और अब वो थोड़ी सी ही देर बाद थक जाता है। और इसके बाद हाओशान और कायर दोनों ही असासिन ग्रुप की वो खास टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उन्हें कायर के फादर ने दी थी। इस टेक्निक की मदद से वो 2 डायरेक्शन से हमला कर रहे थे, जिस वजह से बहुत ही जल्द वो मैट डेमन क्लैन का लीडर भी मारा जाता है। अब यहाँ पर वो उस बैरियर को हटा लेते हैं, तो ये देखकर बाहर दूसरा ग्रुप तो बहुत ही ज्यादा शॉक था, क्योंकि उन्होंने पहली बार हाओशान और कायर की पावर को देखा था। वो कह रहे थे कि इन दोनों ने मिलकर 2 लेवल 7 के डेमन्स को हरा दिया। वैसे अभी भी प्रेडेटर्स की आर्मी और साथ ही साथ मैट डेमन क्लैन की आर्मी वहाँ पर थी और उनके जो जनरल थे वो इस चीज से बहुत गुस्सा थे। इस वजह से वो अपनी जान की फिक्र ना करते हुए हमला कर देते हैं। पर तभी वहाँ पर मून प्रिंसेस का वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था, जिसकी पावर के सामने वो लोग नहीं टिक पाते और बहुत ही जल्द मारे जाते हैं। ये कर्स टेक्निक सच में बहुत ज्यादा पावरफुल थी। अब सभी के खत्म होने के बाद यहाँ पर वो दूसरी टीम का कैप्टन हाओशान से पूछ रहा था कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा सीक्रेट तो खुल गया है। अब हाओशान वहाँ मून प्रिंसेस की तरफ देखता है, पर अब उसी वक्त वहाँ उन पर पहाड़ी की तरफ से बहुत सारे पत्थर गिरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके ऊपर फिर से हमला हो रहा है। असल में प्रेडेटर्स के कुछ लोग ऊपर छुपे हुए थे और वही ये पत्थर गिरा रहे थे। ये देखकर ये सभी लोग यहाँ से भागते हैं, पर वो पत्थर गिरने की वजह से इन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब ये एक दूसरे की मदद तो कर रहे थे, पर फिर भी वो चट्टानें बहुत बड़ी बड़ी थी। यहाँ चेरी को तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो सबसे छोटी है, इसी वजह से वो धीरे भाग रही थी। लेकिन ये लोग उसकी मदद करते हैं। तभी चेरी का पेट अजीब बिहेव करने लगता है। चेरी उससे पूछती है तो पता चलता है कि वो चेरी से क्रिस्टल खाने के लिए मांग रहा था। अब चेरी ने उसे क्रिस्टल दे दिए थे, जिसके बाद अचानक से उसका पेट ग्लो करने लगा था और इसके साथ ही वो अचानक से अपना रूप बदल लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उस टेस्ट के दौरान किया था। अब तभी वो पहली बार एक डेमन जनरल में कन्वर्ट हुआ था, लेकिन इस बार वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बल्कि डेमन एम्पर के गार्डियन बीस्ट ब्लैक ड्रैगन में चेंज हुआ था। ये ड्रैगन उसने तब देखा था जब डेमन एम्पर वहाँ इनके सामने आया था। ये देखकर यहाँ पर हर कोई शॉक था,
पहले तो मून प्रिंसेस को लग रहा था कि ये ड्रैगन सच में वही ब्लैक ड्रैगन है, लेकिन इस पर लैंग ज़ाओ बताती है कि नहीं, ये वो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई डेमोनिक ऑरा नहीं निकल रहा। मगर इसके बाद अब वो पिग मतलब वो ड्रैगन उन्हें वहाँ से बचाकर उस पहाड़ के ऊपर ले आता है। यहाँ पर सभी की जान बच चुकी थी, यहाँ तक कि उन्होंने मून प्रिंसेस और लैंग ज़ाओ को भी बचा लिया था। लेकिन जब वो ड्रैगन वहाँ ऊपर आता है तो नीचे वो प्रेडेटर उस पर हमला करने वाले थे। लेकिन जब वो देखते हैं कि ये ड्रैगन और कोई नहीं बल्कि डेमन एम्परर का ब्लैक ड्रैगन है, तो इस चीज से वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत ही माफी मांगने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि खुद डेमन एम्परर यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ इस चीज से चेरी और उसके पिग की बहुत तारीफ हो रही थी, जिस वजह से चेरी बहुत खुश थी। वो कह रही थी कि ये उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन शायद फ्यूचर में ये सामने वाले की पावर को भी कॉपी कर पाएगा। वैसे यहाँ भी हाओ शन कायर से कह रहा था कि हमारी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, हमें कुछ करना होगा। इस पर कायर कहती है कि हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। अब कुछ देर बाद जब वो नीचे रुकते हैं तो यहाँ पर मून प्रिंसेस उन्हें थैंक यू कहने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन हम जानते हैं कि ये उसकी एक चाल है, क्योंकि वो अपने पीछे एक ड्रैगन छुपाए हुए थी हाओ शन पर हमला करने के लिए। हाओ शन पहले ही अपनी तलवार तान देता है, साथ ही यहाँ पर उन्होंने डेमन गार्ड्स को भी पकड़ लिया था। लेकिन इस चीज पर लैंग ज़ाओ को गुस्सा आ जाता है और वो हमला करने लगती है, लेकिन यहाँ कायर उसे थप्पड़ मारते हुए नीचे गिरा देती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर कायर ने बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ते हुए अपनी एक खास टेक्निक का भी इस्तेमाल कर एक नीडल को मून प्रिंसेस की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया था। इस वजह से अगर मून प्रिंसेस कभी भी कोई गलती करती है या इन्हें धोखा देने की कोशिश करती है तो कायर अपनी पार से उसे खत्म कर सकती है। साथ ही साथ कायर के ऊपर भी हमला होता है और वो मारी जाती है, तो इससे मून प्रिंसेस भी नहीं बच पाएगी। मून प्रिंसेस ये सब सुनकर शॉक थी और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। वो पूछती है कि तो तुम मुझसे चाहती क्या हो। इस पर कायर बताती है कि उसे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हर साल वहाँ उसके पास आकर रिवील करनी होगी। अब मून प्रिंसेस इस बात से और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था और पहली बार की मदद के लिए वो यहाँ पर एक बॉक्स देती है, जिस बॉक्स से हाओ शन और बाकी सभी अपने क्लोथ चेंज कर सकते हैं। क्लोथ चेंज करने का मतलब उनकी पूरी आइडेंटिटी डेमन गार्ड की तरह हो जाएगी। अब हाओ शन और बाकी टीम वहाँ से जाने लगी थी, लेकिन मून प्रिंसेस उससे उसका नाम पूछती है तो हाओ शन अपना नाम बता देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मून प्रिंसेस ने अपने सभी गार्ड्स को जला दिया था, जिससे ये बात किसी को पता ना चले। साथ ही साथ यहाँ पर उसने लैंग ज़ाओ के भी मेमोरीज को मिटा दिया था। अब उसे उतना ही याद रहेगा जितना मून प्रिंसेस उसे याद रखवाना चाहती है। वैसे मून प्रिंसेस को हाओ शन थोड़ा पसंद आने लगा है, लेकिन उसे कायर बिल्कुल पसंद नहीं। अब यहाँ हम देखते हैं कि जब हाओ शन और उसका ग्रुप आगे बढ़ रहा था तो ज़िया यू हाओ शन के पास आकर पूछता है कि आखिर तुमने मून प्रिंसेस को जिंदा क्यों छोड़ दिया। इस पर हाओ शन कहता है कि वो बहुत पावरफुल है, हम उसे नहीं मार सकते। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी भी डेमन को ये बात पता चली कि मून प्रिंसेस या फिर लैंग ज़ाओ पर हमला हुआ है तो वो तुरंत यहाँ पर रीइंफोर्समेंट भेजेंगे और हम ऐसी किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते, क्योंकि हमें इस मिशन को बिल्कुल शांति से पूरा करना है। अब ये यहाँ से चले गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सच में वहाँ मून प्रिंसेस को बचाने के लिए उसके फादर मून डेमन गॉड वहाँ पर आ गए थे। ये देखकर मून प्रिंसेस खुश थी। उसके फादर कहते हैं कि चलो बेटी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। दूसरी तरफ वहाँ हाओ शन ने और उसके ग्रुप ने उस बॉक्स को खोल लिया था। यहाँ उस बॉक्स के अंदर उन्हें बहुत सारे मून क्लैन के कपड़े मिलते हैं, साथ ही साथ उसमें और भी कई चीजें रखी हुई थी। अब मून क्लैन के कपड़े पहनकर जब ये यहाँ से निकलते हैं तो कोई भी डेमन उन्हें रोक नहीं रहा था। वो बहुत ही आराम से आगे बढ़ते जा रहे थे, पर प्रॉब्लम ये हो गई थी कि उन्हें उस गुफा की परफेक्ट लोकेशन नहीं पता थी। लेकिन तभी उन्हें सामने से एक डेमन ग्रुप जाता हुआ दिखता है। वो डेमन बात कर रहे थे कि हमें जल्द से जल्द वहाँ उस गुफा की तरफ पहुँचना होगा, क्योंकि हमारे भाइयों को हमारी जरूरत है। ये देखकर हाओ शन और बाकी सभी शॉक थे। वो सोच रहे थे कि आखिर ये वहाँ इतनी स्पीड में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई लड़ाई चल रही है। वैसे तभी हाओ शन इन्हें आवाज लगाकर रोकता है। अब वहाँ पर उन डेमन्स का जो लीडर था वो देखता है कि ये तो मून क्लैन के लोग हैं। इस वजह से वो गुस्सा न करते हुए कहता है कि हम जरूरी काम के लिए जा रहे हैं। मगर इस बात पर हाओ शन उस पर चिल्लाता है, जिस वजह से अब उस डेमन लीडर को भी गुस्सा आ गया था। वो यहाँ आगे आकर हाओ शन पर हमला करने ही वाला था, लेकिन हाओ शन इतने में मून क्लैन का वो खास टोकन दिखाता है जो कि उसे उस बॉक्स के अंदर मिला था। असल में ये टोकन सिर्फ उनके पास होता है जो कि मून डेमन गॉड के खास होते हैं।
ये देखकर वो डेमन डर जाता है और तुरंत ही अपने घुटनों पर आ जाता है। इसके बाद वो हाओ शान से माफी भी मांगता है। वैसे हाओ शान यहाँ पर कहता है कि क्या तुम हैलोवीन केव की तरफ जा रहे हो, जिस पर वो डेमन हाँ करता है। अब हाओ शान बताता है कि उन्हें भी यहाँ इसलिए भेजा गया है। साथ ही यहाँ पर हाओ शान कह रहा था कि मुझे वहाँ तक पहुँचने का एक छोटा रास्ता पता है। अब वो लिंसी से कहकर एक स्पिरिट समन करवाता है जो कि उन्हें वहाँ तक ले जाएगी, लेकिन वो स्पिरिट गलत डायरेक्शन में जा रही थी। इस पर उन डेमन्स का लीडर कहने लगता है कि ये तो गलत डायरेक्शन है, हमें तो दूसरी तरफ जाना है ना। लेकिन असल में तो ये सब हाओ शान की चाल थी। उसने गलत डायरेक्शन बताते हुए सही डायरेक्शन का पता लगा लिया था और उस गुफा तक जाने का वो मैप भी देख लिया था। लेकिन इसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है कि हम कह रहे हैं कि हमें शॉर्टकट से जाना होगा और क्या तुम मेरे ऑर्डर्स ना मानने की हिम्मत कर सकते हो। अब सभी डेमन्स बात मानकर उसी तरफ मुड़ते हैं और जाने लगते हैं। अब इतने में ही हाओ शान और उसका ग्रुप उन पर हमला कर देता है। उन्होंने यहाँ पर बाकी डेमन्स को बहुत आसानी से मार दिया था, लेकिन जो उनका लीडर था वो लेवल 6 पर है, इसलिए उसे मारना थोड़ा मुश्किल था। पर बाद में हाओ शान और कायर दोनों ही साथ में मिलकर उसे भी हरा देते हैं। इसके बाद अभी लिंसी उन सभी की बॉडी को अपने पास रख लेता है, जिससे कि अगर यहाँ पर कोई और डेमन आता है तो उसे पता ना चले कि यहाँ पर लड़ाई हुई थी। इसके बाद अब वो सभी उसी मैप के थ्रू उस गुफा की तरफ बढ़ने लगे थे। कुछ देर के बाद वो उस गुफा के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद अब वो उस गुफा के एंट्रेंस को देखते हैं। उस गुफा के अंदर जाने का एक ही रास्ता है, पर वहाँ जब वो बढ़ रहे थे तो उस दूसरे डेमन हंटिंग ग्रुप का लड़का ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन इतने में ही अचानक से उस गुफा के अंदर से बहुत तेज आवाज आना शुरू हो जाती है, जिसके कारण इन्हें बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था। वो जो आवाज थी वो इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को डैमेज कर रही थी। अब बाकी लोग पीछे को आ जाते हैं क्योंकि हाओ शान ने यहाँ पर शील्ड बनाई थी उस लड़के को बचाने के लिए, लेकिन अब वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। मगर हाओ शान उसे पीछे करते हुए एक और शील्ड बना लेता है और जैसे ही वो आवाज रुकती है तो वो भी तुरंत ही पीछे आ जाता है। अब यहाँ पर सभी की जान तो बच गई थी, लेकिन वो सभी शॉक थे कि ये आवाज कैसी थी। वैसे अब वो उस गुफा के एंट्रेंस से थोड़ा और दूर आ गए थे। यहाँ पर आने के बाद वो सोच रहे थे कि वो क्या करे। वैसे अभी तो वो आगे जाने वाला लड़का पूरी तरह से हील नहीं हुआ था, इसलिए वो आगे भी नहीं बढ़ सकते थे। पर अब इसी तरह सोचते हुए रात हो जाती है। रात को भी वो यही सोच रहे थे कि क्या उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि वो आवाज तो हर घंटे वापस से चालू हो जाती और करीबन 1 मिनट तक चलती रहती। असल में हाओ शान ये सारा टाइम नोट कर रहा था। वो कह रहा था कि हमें सही टाइमिंग पर अंदर जाना होगा और 1 घंटे में बाहर आना होगा। पर वो ये भी कहता है कि हम सभी यहाँ अंदर नहीं जा सकते, इसलिए वो अकेले जाने का फैसला करता है। सभी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वो कहता है कि नहीं, उसे जाना ही होगा, वरना वो इस मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। पर वो यहाँ हाओ वे को कायर को देकर जाता है, जिससे कि अगर अंदर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो टेलीपोर्ट होकर वापस बाहर आ जाएगा। वैसे तो अब कायर उसे जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन हाओ शान उससे कहता है कि नहीं, उसे जाना होगा। साथ ही यहाँ पर वो अपनी पूरी टीम की जिम्मेदारी कायर को देकर चला जाता है। अब अंदर आने के बाद वो आवाज फिर से आने लगी थी, लेकिन हाओ शान ने शील्ड बनाकर उतनी देर के लिए खुद को बचा लिया था। आवाज रुकती है तो वो आगे बढ़ता है। तभी कुछ डेमन्स बाहर आने लगते हैं। वो उन्हें बहुत आराम से मार देता है, पर वो देखता है कि उनकी बॉडी पर कुछ निशान थे। इसका मतलब उन पर अंदर भी किसी ने हमला किया था। वो सोच रहा था कि क्या कोई और टीम भी यहाँ पर है, मगर इसके बाद अब वो आगे बढ़ना सही समझता है। और अब जब हाओ शान वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि वो जगह तो बिल्कुल एक भूल भुलैया की तरह है। इसका मतलब वहाँ पर कई सारे रास्ते थे, लेकिन हाओ शान वहाँ हर रास्ते पर एक निशान लगाते हुए जा रहा था। वैसे आगे आते हुए उसे और भी कई सारे डेमन्स की डेड बॉडी मिलती है। वो शॉक था कि आखिर इन्हें किसने मारा, लेकिन अब वो उन्हीं का पीछा कर रहा था कि वो जानता था कि उसे भी उसी डायरेक्शन में जाना है। कुछ दूर आने के बाद वो नीचे को गिर जाता है और उसे पता चलता है कि नीचे वहाँ पर एक खाई है। अब वो एक पत्थर को वहाँ खाई के नीचे फेंकता है, जिससे कि वो खाई की गहराई पता लगा सके। उसे पता लगता है कि ये तो बहुत ही गहरी है। इसके बाद हाओ शान फैसला करता है कि उसे वहाँ नीचे ही जाना होगा, इसलिए अब वो तुरंत ही जंप कर देता है। लेकिन उसी समय उस साउंड वेव के आने का समय हो गया था। इस बार वो आवाज इतनी खतरनाक थी और इतनी तेजी से आ रही थी कि हाओ शान अपनी शील्ड की मदद से भी खुद को नहीं बचा पाता। वो शील्ड टूट जाती है
और हाओशन वहाँ से बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है क्योंकि हाओशन को बहुत दर्द हो रहा था। इस वजह से हाओवे ने उसे बाहर टेलीपोर्ट कर लिया था। अब उसके यहाँ पर आने से सभी लोग शॉक थे और उससे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। इस पर वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे वो बताता है कि उसे वहाँ पर एक बहुत गहरी खाई दिखी थी और उसके अंदर से उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। साथ ही वो बताता है कि वो आवाज भी उसी गुफा के अंदर से आ रही है। उसने जब वहाँ पर जंप की तो उस आवाज की वजह से उसे चोट लगी और वो यहाँ आ गया। अब बाकी सब तो कह रहे थे कि हमें यहाँ से वापस सिटी की तरफ लौट जाना चाहिए क्योंकि ये मिशन हमारे लिए नहीं है, लेकिन हाओशन कहता है कि नहीं, हम बहुत दूर आ चुके हैं, मुझे वहाँ पर फिर से जाना होगा और वैसे भी हाओवे तो मुझे वापस से टेलीपोर्ट कर यहाँ पर ला ही सकता है। अब पहले वो सभी हाँ नहीं करने वाले थे, लेकिन बाद में वो मान जाते हैं और एक बार फिर हाओशन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी डेमंस का एक ग्रुप यहाँ इसी तरफ आ रहा था और उनके साथ उनका लीडर जो कि 6 लेवल पर है वो भी उनके साथ ही आ रहा था। रास्ते में उन्हें अपने ही साथियों का ब्लड दिखता है। यहाँ पर हाओशन और उसके ग्रुप ने डेमंस को मारा था। वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई और भी है, मतलब ह्यूमंस भी यहाँ आ चुके हैं, इसलिए अब वो तैयार हो गए थे और सीधा उस हाउलिंग केव की तरफ बढ़ने लगे थे। दूसरी तरफ हाओशन फिर से वहाँ उस खाई की तरफ पहुँच गया था। इस बार जब वो सही टाइम देखकर वहाँ से जंप करता है तो वो नीचे भी पहुँच जाता है। नीचे आने के बाद उसे फिर से बहुत सारे डेमंस की बॉडी पड़ी हुई मिलती है। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने एक दूसरे को मारा हो। अब जब हाओशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था तभी उसकी तरफ कोई बढ़ता है। ये और कुछ नहीं बल्कि साउंड सोल्स थी। वो देखकर शॉक था कि ये सोल्स कैसी हैं। पहले तो उसे लगा ये डेमंस की सोल है, मगर असल में यही वो साउंड वेव्स थी जो कि बाहर की तरफ आ रही थी। अब ये सीधे ही उन डेमंस की बॉडी में जाकर हाओशन पर हमला करने लगती हैं। हाओशन उन्हें मार रहा था लेकिन वो फिर से खड़ी हो रही थी, बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी की तरह। अब हाओशन उनकी गर्दन काटते जाता है, पर फिर वो सोल्स वापस से बाहर आकर हाओशन पर ही हमला करने लगती हैं। उनसे बचने के लिए हाओशन ने एक बैरियर तो बना लिया था, लेकिन वो बैरियर कमजोर था, इस वजह से वो टूट जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हाओशन की लाइट फेरी भी बाहर आकर हाओशन की मदद करने की कोशिश कर रही थी। वो भी एक बहुत पावरफुल बैरियर बनाती है, लेकिन वो भी इन सोल्स को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती थी। इस वजह से अब कुछ देर में वो बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। हाओशन सोच रहा था कि अभी वो क्या करे, लेकिन तभी उसे आइडिया आता है कि ये सिर्फ साउंड वेव्स हैं। अगर वो इन्हीं के जितनी साउंड वेव्स क्रिएट कर ले तो वो इन्हें रोक सकता है। इसके बाद अब वो अपनी डेमंस की तलवारों को ऊपर उठाते हुए पूरी बार से उन्हें टकराता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक दूसरी साउंड वेव क्रिएट होती है। ये साउंड वेव इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि आराम से उन साउंड वेव्स को रोक सके और वहाँ पर इतनी भी ज्यादा साउंड सोल्स नहीं थी। अब हाओशन को बनाई हुई उन साउंड वेव्स की वजह से वो सभी एक ही बार में मारी जाती हैं। अब हाओशन वहाँ से आगे बढ़ने की सोच रहा था, लेकिन इतने में ही वो जगह हिलने लगती है और नीचे जमीन टूट जाती है, जिसके बाद हाओशन वहाँ नीचे गिर गया था। नीचे आकर वो देखता है कि यहाँ तो एक बहुत बड़ी सिटी टाइप की जगह है और उसके सामने एक बहुत बड़ा टावर था। हाओशन देखकर शॉक था। वो कह रहा था कि शायद वो सभी डेमंस भी यहीं आना चाहते थे। अब वो आगे बढ़ रहा था, तभी वहाँ उस टावर के अंदर से बहुत सारी साउंड सोल्स निकलकर उसके ऊपर हमला करने लगती हैं। इस बार कुछ ज्यादा ही साउंड स्पिरिट थी, इस वजह से हाओशन अपनी वही सेम टेक्निक से उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पा रहा था। अब वो अपने माइंड के थ्रू हाओवे से कांटेक्ट करता है और हाओवे से कहता है कि तुम्हें भी यहाँ पर आ जाना चाहिए। उसकी ये बात सुनते ही हाओवे बिना कुछ बताए वहाँ टेलीपोर्ट हो गया था। ये देखकर बाकी सभी शॉक थे और कह रहे थे कि हाओशन किसी बड़ी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गया। पर वहाँ दूसरी तरफ हाओवे के आते ही हाओशन उससे कहता है कि हम इस टावर के अंदर जाने वाले हैं। हाओशन ने हाओवे को सीधा टावर का गेट खोलने भेज दिया था और खुद उन साउंड सोल से फाइट कर रहा था। अब कुछ देर वो साउंड सोल्स को रोकता है और उतनी ही देर में हाओवे वो दरवाजा खोल लेता है, जिसके बाद हाओवे ने अंदर जाकर हाओशन को भी टेलीपोर्ट कर लिया था, लेकिन उनके यहाँ आते ही वो गेट अचानक से बंद हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डेमंस वहाँ से आगे बढ़कर अब उस गुफा से बाहर आ गए थे, मगर अंदर अभी दोनों ग्रुप छुपे हुए हैं, जिस वजह से डेमंस को वो नहीं दिखते। पर फिर भी डेमंस वहाँ हर तरफ उन्हें ढूंढ रहे थे। अब हम वापस से यहाँ टावर के अंदर आते हैं।
यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि अभी हाओशन जैसे ही वहाँ आया था तो अचानक से वहाँ के गेट लॉक हो जाते हैं और उसे एक आवाज आती है। ये आवाज किसी लड़की की थी। वो बता रही थी कि तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। साथ ही यहाँ वो हाओशन को कुछ स्टेप चढ़ने को कहती है, पर हाओशन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर फिर वो बताती है कि तुम्हें दुनिया का सबसे पावरफुल नेक्रोमैंसर बनने के लिए चुना गया है। ये सुनकर हाओशन शॉक था। वो समझ जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत कीमती है, उसे जल्द से जल्द सिटी जाना होगा, इसलिए अब वो निकलने लगता है। पर अब वो गेट नहीं खुल रहा था। हीरो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है, पर फिर भी वो गेट नहीं खुलता है, इसलिए अब वो हाउवे से कहता है। पर जब हाउवे अपनी पूरी पावर को उस गेट की तरफ लगाता है तो वो अटैक उन्हीं की तरफ आने लगता है। पर अब हाउवे सामने आ गया था, इस वजह से उसका अटैक उसी को लग गया था। पर फिर भी वो ठीक था और उसे इतनी भी ज्यादा चोट नहीं आई थी। लेकिन अब तभी अचानक से वहाँ पर वो सिस्टम गर्ल हाओशन को हवा में उठा लेती है। वो दिख नहीं रही थी, बस यहाँ पर उसकी आवाज ही सुनाई दे रही थी। यहाँ पर हाओशन का टेस्ट हो रहा था, जिस टेस्ट के दौरान पता चलता है कि उसके पास लाइट एट्रीब्यूट है। इस वजह से वो सिस्टम गर्ल कहती है कि तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जबरदस्ती एलेक्स पार को पाना चाहते हो? साथ ही इसके बाद अचानक से वहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन हो गया था और वो जगह पे डिस्ट्रॉय होने लगी थी। पर तभी अचानक से एक और आवाज आती है। ये किसी आदमी की थी। वो उस सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑफ करवा देता है। हमें पता चलता है कि ये ही है एलेक्स द ग्रेट नेक्रोमैंसर। असल में ये इस दुनिया का सबसे पावरफुल नेक्रोमैंसर हुआ करता था, जिसने धरती से लगभग आधे इंसानों को खत्म कर दिया था। सभी को लगता है कि इसने सिर्फ इस पार के लिए सबको मारा है और सभी इसे बहुत बुरा मानते हैं। अब यहाँ बस इसकी स्पिरिट ही है। वो यहाँ आकर हाओशन से कहता है कि तुम्हारे पास तो लाइट एट्रीब्यूट है, बल्कि तुम तो सन ऑफ लाइट भी हो। अगर मेरी पार तुम्हारे पास आए तो ये तो अच्छा ही है। असल में एलेक्स को अपना सक्सेसर चाहिए जो उसकी पूरी पार को संभाल सके और इसके लिए वो हाओशन को अपनी सारी पार देना चाहता है। लेकिन जैसे ही हाओशन को ये बात पता चलती है कि वो एलेक्स द ग्रेट नेक्रोमैंसर है तो वो तुरंत इस चीज के लिए मना कर देता है। वैसे उसी वक्त वहाँ दूसरी तरफ जब डेमंस को उस गुफा में कोई नहीं दिखता तो अब वो और अंदर की तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर सभी उन पर हमला करने वाले थे, लेकिन लिंसी कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी अब आवाज आने वाली है जिसकी वजह से ये खुद ही कमजोर पड़ जाएंगे, फिर इन्हें मारना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन इस बार वहाँ वो आवाज नहीं आती। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि हाओशन ने साउंड सोर्स को खत्म कर दिया है और उसी वक्त हीलर से गलती से आवाज हो जाती है और इस आवाज को सुनकर वो डेमन समझ जाते हैं कि उन पर कोई नजर रखे हुए है। वो यहाँ पीछे आने लगते हैं और हम वापस से वहाँ हाओशन के पास आते हैं। यहाँ पर जब हाओशन ने एलेक्स को मना कर दिया था तो एलेक्स उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम मेरी पूरी पार को मना कर रहे हो। यहाँ पर वो अपनी पार दिखाते हुए हाओशन को हवा में ले आता है, जिस वजह से हाओशन की एनर्जी बढ़ने लगी थी। हम देखते हैं कि उसके लाइट पॉइंट जो कि पहले 97 थे वो अब 99 हो जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर लाइट फेरी ने भी खुद को और पावरफुल कर लिया था क्योंकि उसकी पार अपने आप ही बढ़ती जा रही थी। हाओशन की होली फर्नेस और लाइट स्वॉर्ड दोनों ही अगले लेवल पर पहुंच जाती हैं और हाओशन के 5th लेवल के स्पिरिचुअल पॉइंट्स 5999 तक आ जाते हैं। अब अगर एक और पॉइंट बढ़ा तो वो 6 पर ब्रेक थ्रू कर लेगा। ये सब चीजें देखकर हाओशन बहुत ज्यादा शॉक था। यहाँ पर एलेक्स कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है, क्या अब तुम मेरी पार को एक्सेप्ट करोगे? हाओशन उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि नहीं, मैं आपकी पार को अभी नहीं ले सकता, मुझे अभी यहाँ से जाना है, मैं वापस लौट कर आऊंगा। और अब इस बात पर अचानक से एलेक्स ने हाँ कर दी थी। इसका मतलब वो हाओशन को जाने दे रहा था। वो कहता है कि ठीक है, अभी के लिए तो तुम इतने गिफ्ट लेकर जा सकते हो। साथ ही उसने एक बोतल भी ओपन कर दिया था बाहर के लिए। अब हाओशन उसे थैंक यू कहते हुए वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये सब तो एलेक्स की चाल थी। अभी हाओशन एक भूल भुलैया में फंस गया था। यहाँ से अगर उसे निकलना है तो उसे पहले ही भूल भुलैया को पार करना होगा। असल में एलेक्स चाहता था कि हाओशन जबरदस्ती उसकी पार को एक्सेप्ट करे और इसी वजह से वो ये सब कर रहा है क्योंकि इस मेज से निकलना लगभग नामुमकिन है। हाओशन ये सब देखकर गुस्सा था, पर तभी उसका वो चैनलिंग आर्टिफैक्ट एक्टिवेट हो जाता है। हाओशन समझ जाता है कि उसके दोस्त पर खतरा आ चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी सभी लोग उन डेमन से फाइट कर रहे थे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये हो गई थी कि वो जो डेमन्स है
वो हाई लेवल डेमन्स थे। यहाँ पर उनके पूरे ग्रुप में ज्यादातर सभी डेमन 6 लेवल के थे, इसलिए इन्हें हरा पाना दोनों ग्रुप के बस की बात नहीं थी। पर फिर भी वो किसी तरह से उन्हें हरा रहे थे। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जो बाकी बचे डेमन्स थे वो उन मरे हुए डेमन्स की बॉडी से उनकी सोल स्पिरिट को एब्सॉर्ब कर रहे थे, जिस वजह से वो और ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं और अब उन्हें हराना और मुश्किल हो गया था। इस सब की खबर वहाँ हाओ शान को लग चुकी थी। इस वजह से वो अपनी स्पीड बढ़ाता है और किसी तरह से उस मेज को पार करने की कोशिश करता है। साथ ही वो रास्ते में निशान भी लगाते जा रहा था, जिससे कि वो उसी रास्ते से दोबारा ना गुजरे। मगर अब अचानक से वो वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है। यहाँ पर उसे पता लगता है कि यहाँ पर तो टाइमर लगा हुआ है जो कि 3 मिनट का है। 3 मिनट में अगर वो इसे पार कर लेगा तो ही वो यहाँ से जा पाएगा। अब हाओ शान फिर से कोशिश करता है। 2-3 बार कोशिश करने के बाद उसकी स्पीड तो बढ़ गई थी, लेकिन रास्ते में उसे कुछ स्केलेटन मॉन्स्टर्स भी मिलने लगे थे, जिस वजह से उसे आगे बढ़ने में और ज्यादा टाइम लग रहा था। मगर फिर भी वो किसी तरह से आगे बढ़ता है। अब और 3-4 बार कोशिश करने की वजह से उसे गुस्सा भी आने लगा था। रास्ते में उसे और स्केलेटन मॉन्स्टर मिल रहे थे, पर इस बार वो उन्हें मारकर उनकी तलवार को दीवार में लगाकर उनके थ्रू वहाँ से ऊपर की तरफ भागता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी जब सभी लोग उन डेमन से फाइट कर रहे थे, तभी अचानक से एक 6 लेवल का डेमन 7 लेवल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब इतने में पावरफुल डेमन्स को हराना उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। हालांकि उन्होंने पहले एक बहुत पावरफुल डेमन को हराया है, लेकिन तब उनके साथ हाओ शान था, इस वजह से उसे हराना आसान था। पर अब उन्हें और ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि वहाँ बाकी डेमन्स भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। यहाँ इस तरफ जब हाओ शान ऊपर की तरफ जंप कर रहा था, तभी सिस्टम उसे वापस से वहाँ से टेलीपोर्ट कर स्टार्टिंग पॉइंट पर ले आती है। मगर इससे पहले ही हाओ शान ये देख लेता है कि वहाँ से उस मेज के एग्जिट गेट की दूरी बहुत ही ज्यादा है। ये तो पक्की बात है कि 3 मिनट में उस मेज को पार कर पाना नामुमकिन है। इसलिए हाओ शान समझ आता है कि एलेक्स चाहता है कि हाओ शान किसी भी तरह से उसका सक्सेसर बने, और इसलिए उसने हाओ शान को इस मेज में फंसाया है। जबकि एलेक्स भी जानता है कि हीरो कभी भी इस मेज को पार नहीं कर सकता। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब उस 7 लेवल के डेमन को हराना और भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बाकी सारे डेमन्स भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। उस दूसरी टीम का लीडर उस 7 लेवल के डेमन को अपने फॉर्मेशन में फंसा लेता है और लिंजी से अटैक करने को कहता है, पर लिंजी अटैक नहीं कर सकता, वो सिर्फ डिफेंस करता है। लेकिन ये बात उस लीडर को नहीं पता थी। लेकिन जब वो डेमन उस फॉर्मेशन से आजाद होकर उस ग्रुप के लीडर पर हमला करने वाला था, पर इतने में ही लिंजी अपने रेड क्रिस्टल से सामने एक फॉर्मेशन बनाता है। मगर अब वो फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर वो लेवल 7 का डेमन उनके ऊपर हमला करने वाला था। लेकिन इतने में ही कायर ने उसे रोक लिया था। कायर देखती है कि सभी बहुत प्रॉब्लम में फंस चुके हैं और यहाँ से जिंदा बचकर निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा है। इस वजह से वो फैसला करती है कि वो अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करेगी। ये वही 6 पास सर्कुलेशन टेक्निक थी। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हाओ शान को भी इस चीज का पता लग जाता है। उसने तुरंत ही एलेक्स से कहते हुए उसकी पार को एक्सेप्ट कर लिया था। ये सुनकर तो एलेक्स बहुत खुश हो जाता है और उसे पार दे देता है, जिसके बाद अचानक से हाओ शान के सामने वो मेज अपने आप सुलझना चालू हो जाती है और सामने की दीवार हट जाती है, जिससे हाओ शान आराम से उसे पार कर सकता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी जब कायर अपनी 6 पास सर्कुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी, तो इस चीज में उसे बहुत पेन हो रहा था। मगर किसी तरह से वो इस टेक्निक को एक्टिवेट कर उन डेमन्स को खत्म करना शुरू कर देती है। यहाँ पर और भी डेमन्स थे जो स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। इस वजह से उसे इस टेक्निक का कई बार यूज करना पड़ रहा था। ज्यादा यूज करने की वजह से पहली बार में उसकी आंखें चली जाती हैं और दूसरी बार में अब उसे सुनाई नहीं दे रहा था और तीसरी बार में अब वो बोल भी नहीं सकती थी। और अब इतने में ही पीछे से एक डेमन उसकी तरफ हमला करने आगे बढ़ रहा था। बाकी लोग आवाज लगाते हैं उसे हटाने के लिए, लेकिन यहाँ पर कायर कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। इस वजह से वो अटैक उसे लगने ही वाला था। लेकिन इतने में ही लिंजी अपने रेड क्रिस्टल से शील्ड बनाता है, मगर वो क्रिस्टल भी कुछ नहीं कर पाता। अब क्रिस्टल के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से वो अटैक यहाँ पर कायर को लगने वाला था। लेकिन इतने में ही कायर को सामने हाओ शान दिखाई देता है। उसे लग रहा था कि ये उसका ड्रीम है और वो मरने वाली है, क्योंकि हाओ शान यहाँ बहुत छोटा लग रहा था। लेकिन इतने में ही असलियत में भी हाओ शान वहाँ पर आ जाता है और उस डेमन को मारकर खत्म कर देता है। साथ ही साथ उसने कायर को उठा लिया था
वो देखता है कि कायर को बहुत ही ज्यादा चोट लगी हुई है और साथ ही साथ 6 पाथ सर्कुलेशन टेक्निक का ज्यादा यूज करने की वजह से वो फिर एक बार बेहोश हो चुकी है। इसके बाद अब हाओशन कायर को लेकर जाता है और लिनसिन को उसका ख्याल रखने को कहता है। अब इसके बाद वो वहाँ से सीधा उन डेमन से फाइट करने के लिए चला गया था। उसने बहुत ही तेजी के साथ सारे डेमन्स को खत्म कर दिया था, लेकिन वो डेमन जो कि 7th लेवल को पार कर चुका है वो यहाँ पर बहुत ताकतवर था। लेकिन फिर भी यहाँ हाओशन उसके हर एक अटैक को रोकते हुए उसे हरा देता है। लेकिन वो यहाँ अपने वेपन का यूज नहीं करता, बल्कि वो अपने हाथ से उसे मार रहा था और इसके बाद वो उसे जला भी देता है। ये देखकर बाकी सभी बहुत शॉक थे, क्योंकि हाओशन पहली बार इतने गुस्से में था। उसकी आंखें भी लाल थी। वैसे अब तभी हाओवे वहाँ पर आकर उसे समझाता है, जिसके बाद हाओशन होश में आता है। अब वो तुरंत ही वहाँ ली जिन के पास आकर कायर को अपने साथ ले गया था। वो उसे हील करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हाओशन को डर लग रहा था कि कायर होश में आएगी भी कि नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी बाकी लोग कायर की ही चिंता कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर ली जिन लिंजी के पास आती है और उसे चांटा मार देती है। वो कह रही थी कि हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, लेकिन तुम्हें फिर भी अपने अटैक पार का इस्तेमाल नहीं किया। अब ये बात तो सभी को पता है कि लिंजी डिफेंस जानता है, अटैक नहीं, जबकि वो मैजिशियन है, उसे अटैक करना आना चाहिए। मगर यहाँ उस दूसरे ग्रुप को ये बात पता नहीं थी। इस वजह से वो दूसरा ग्रुप लिंजी पर इल्जाम लगाता है और ये भी कहता है कि तुम लोगों ने हमें पहले ये बात नहीं बताई, वरना हम यहाँ आते ही नहीं। अब तभी वहाँ जियाओ यू आगे आकर कहता है कि हमें माफ करना, हमने तुम्हें ये नहीं बताया, लेकिन हमारे पास दूसरा अटैकर है। हमारी टीम में लिंजी डिफेंस का काम संभालता है और उसका भी कोई रीजन है जिस वजह से वो अटैक नहीं करता। लेकिन अब बाकी लोग चिल्लाने लगे थे और कहने लगे थे कि ऐसे कौन से रीजन हो सकते हैं कि जान चली जाए लेकिन वो अटैक नहीं करेगा। अब इसी तरह बहुत देर वो ऐसे ही लिंजी के ऊपर चिल्लाते रहते हैं। इसी बीच ली जिन कह देती है कि तब क्या होगा जब हाओशन ऐसे किसी मुसीबत में फंस जाए, क्या तुम उसे मरने दोगे? इस बात से लिंजी को बहुत गुस्सा भी आ गया था। उसके टीममेट उसे बचा तो रहे थे, पर फिर भी उसे बातें तो सुनाई दे ही रही थी। वो खड़े होकर कहता है कि ठीक है, मैं रीजन बताता हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो बताता है कि उसकी मदर और उसके फादर बहुत बड़े ग्रेट मैजिशियन थे। ऐसा भी कह सकते हैं कि वो इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन थे, लेकिन उसके फादर को और ज्यादा पावर चाहिए थी जिससे कि वो डेमन्स को खत्म कर सके। इस वजह से उन्होंने एक टेक्निक भी डिस्कवर की थी, मगर वो टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक थी, उस टेक्निक ने उन्हीं की जान ले ली। साथ ही साथ उस टेक्निक की वजह से उसकी मदर भी मर गई। बस उन्होंने लिंजी को वहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया था। लिंजी की जान तो बच गई, लेकिन तभी से उसे इस चीज का डर बना हुआ है। ऐसा नहीं कि वो अटैक कर ही नहीं सकता, वो यहाँ पर भी ऐसे किसी पार का इस्तेमाल कर ले, लेकिन उसके अंदर डर इस बात का है कि उसकी जान जाए तो जाए, लेकिन इससे उसके दोस्तों की जान भी जा सकती है और फिर वो किसी को बचा नहीं पाएगा। मगर वो ली जिन से प्रॉमिस करता है कि अगर हाओशन की जान कभी भी खतरे में आती है तो वो और कुछ नहीं सोचेगा और उसको बचाएगा। लेकिन अब जब लिंजी ये सब बातें बताता है तो इससे सभी को बुरा लग रहा था, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर चिल्लाया। सबसे ज्यादा यहाँ पर ली जिन को बुरा लग रहा था। वैसे वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी हाओशन कायर को हील करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पार काम नहीं कर रही थी। तभी अचानक से उसके गले में वो लॉकेट जो कि उसे एलेक्स की तरफ से मिला है वो चमकने लगता है। साथ ही साथ उसमें से एक हीलिंग एनर्जी निकलकर कायर को हील करना शुरू कर देती है। ये देखकर हाओशन शॉक था, लेकिन वो सोच रहा था कि अच्छा हुआ जो मैंने एलेक्स की पार को ले लिया। अब कुछ देर बाद कायर होश में आ जाती है, लेकिन ना ही वो बोल पा रही थी, ना ही देख पा रही थी, साथ ही वो कुछ सुन भी नहीं पा रही थी। हाओशन उसके हाथ पर लिखता, जिस वजह से वो समझ जाती है। अब वो बताती है कि उसने 3 सेंसेस खो दिए हैं। ये सुनकर तो हाओशन बहुत शॉक था और सारा इल्जाम वो खुद के ऊपर लगा रहा था। अभी कायर को उसकी बातें सुनाई तो नहीं दे रही थी, पर वो हाओशन के हाथ पर लिखकर बताती है कि वो और तेजी से हील कर रही है। असल में ऐसा उस खास एनर्जी की वजह से हो रहा था। हाओशन इस चीज पर खुश था, लेकिन वो जानता था कि यहाँ रुकना अब उनके लिए सही नहीं है। उन्हें जल्द से जल्द अपनी सिटी लौटना होगा, क्योंकि वहाँ पर कायर का ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है। वो अपने दोस्तों से यही बात करता है। उसके दोस्त कहते हैं कि यहाँ से 8-10 दिन से पहले निकल पाना नामुमकिन है, और वैसे भी रास्ते में अगर डेमन्स मिलते हैं तो वो उनका रास्ता रोक लेंगे, जिस वजह से और ज्यादा टाइम लग सकता है।
अब तभी हाओ शान को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हम मून प्रिंसेस की हेल्प लेंगे, वैसे भी उसे हमारी बात माननी होगी और वही हमें यहाँ से निकाल सकती है। बाकी लोगों को भी ये प्लान सही लग रहा था। अब हाओ शान ने हाओवे से कह दिया था कि वो तैयार रहे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसे यहाँ टेलीपोर्ट कर ले, क्योंकि हाओ शान को अभी मून क्लैन के अंदर जाकर मून प्रिंसेस से हेल्प मांगनी थी। अब रात होते ही हाओ शान निकल चुका था, पर यहाँ गुफा के अंदर हम देखते हैं कि ली जिन को बुरा लग रहा था, इसलिए वो लिंजी को अपने साथ बुलाती है। वो लिंजी से माफी मांगना चाहती थी क्योंकि उसने लिंजी को चांटा मारा था, वो भी बिना रीजन जाने। पर इस बात पर लिंजी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। लेकिन ली जिन कह रही थी कि उसे ली जिन को एक चांटा मारना होगा, लेकिन लिंजी ऐसा नहीं कर सकता था। वो कहता है कि चिंता मत करो, मैंने तुम्हें माफ किया। अब वो वहाँ से जाने लगता है, पर ली जिन उससे जिद करने लगती है, लेकिन फिर भी लिंजी मना करता है और कहता है कि मैं एक लड़की को नहीं मार सकता। मगर अब जब वो जा रहा था तो ली जिन उसे खींचती है, जिस वजह से लिंजी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पीछे को ली जिन पर गिर जाता है, जिस वजह से उनके बीच किस हो गई थी। इस चीज पर ली जिन को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसके साथ साथ यहाँ पर लिंजी को भी गुस्सा आ रहा था। पर बाद में वो फैसला करते हैं कि वो दोनों ही इस बात को सीक्रेट रखेंगे। अब इसके बाद हम हाओ शान को देखते हैं। वो उस गुफा से अच्छा खासा दूर आ चुका था और लगभग उस जगह पर भी पहुँचने वाला था जहाँ पर मून पैलेस है। लेकिन अब वहाँ पर पहुँचने पर वो दो बड़े से स्टैचूज को देखता है, मगर अब अचानक से उसके हाथ में वो टोकन ग्लो करता है जो मून प्रिंसेस ने दिया था, और साथ ही नीचे की जमीन भी खिसकने लगती है। अब वो वहाँ नीचे पानी में गिर गया था। अब पानी के रास्ते से वो और नीचे जाते जाते सीधा एक दूसरी जगह पर पहुँच जाता है। हमें पता चलता है कि मून क्लैन बिल्कुल उस पानी के दूसरी तरफ है। वो इस तरह से छुपा हुआ है कि बिना टोकन या परमिशन के कोई वहाँ आ ही नहीं सकता। अब यहाँ हाओ शान सामने मून पैलेस को देखता है। वो आगे बढ़ रहा था, तभी वहाँ पर दो गार्ड्स आ जाते हैं जो कि उसे रोक लेते हैं। वो ये तो समझ गए थे कि हाओ शान उन्हीं के क्लैन का मेंबर है, क्योंकि हाओ शान ने उन्हीं की तरह कपड़े पहन रखे हैं। लेकिन वो हाओ शान को अंदर नहीं जाने दे सकते थे, क्योंकि हाओ शान कह रहा था कि उसे मून प्रिंसेस से कोई जरूरी बात करनी है, जबकि उसके कपड़े यहाँ के नॉर्मल गार्ड्स की तरह है। अब हाओ शान यहाँ पर वो टोकन भी दिखाता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो गार्ड उस टोकन को अलग कर देते हैं। अब तभी वहाँ पर मून प्रिंसेस की एक मेड आ जाती है। वो देखती है कि जो टोकन हाओ शान वहाँ दिखा रहा था वो टोकन कोई मामूली टोकन नहीं है, वो बहुत खास टोकन है और बहुत ही कम लोगों के पास होता है। ये देखकर वो शॉक थी। वो तुरंत ही हाओ शान से माफी मांगती है और उन गार्ड्स पर बहुत तेजी से चिल्लाती है। वो बताती है कि ये टोकन बहुत रेयर है और ये सिर्फ मून गॉड और मून प्रिंसेस ही किसी को दे सकते हैं। अब हाओ शान उसे बताता है कि उसे मून प्रिंसेस से कोई जरूरी बात करनी है। इसके बाद वो वहाँ से हाओ शान को लेकर जाती है। दूसरी तरफ हम मून प्रिंसेस को देखते हैं, जो कि अभी वहाँ मून क्लैन के सभी एक्सपेंसेस का हिसाब रख रही थी। असल में ये सारी जिम्मेदारी उसी की है। तभी वहाँ पर उसकी मेड आती है और बताती है कि उसे कोई मिलने के लिए आया है और उसके पास वो खास टोकन है। ये सुनकर मून प्रिंसेस शॉक थी। वो समझ जाती है कि ये और कोई नहीं बल्कि हाओ शान है। वो कहती है कि ठीक है, उसे बुला कर ला, लेकिन फिर वो उसे रोकते हुए कहती है कि उसे यहाँ नहीं बल्कि मून फ्लावर लेक पर लेकर आओ। ये सुनकर तो वहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ हाओ शान उस जगह पर आ चुका था। वो जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, मगर वहाँ पर कोई भी लड़का नहीं था। वहाँ पर सिर्फ मून प्रिंसेस की मेड थी। वो कह रही थी कि कोई लड़का पहली बार यहाँ पर आया है। असल में यहाँ पर मून प्रिंसेस नहाती हैं। अब हाओ शान को तो ये बात नहीं पता है। वो वहाँ से आगे बढ़ता है, पर कुछ दूर लाकर वो मेड कहती है कि इसके आगे हमें जाने की परमिशन नहीं है, यहाँ आपको ही आगे जाना होगा। अब वो आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर आने के बाद वो वहाँ मून प्रिंसेस को देखता है, लेकिन वो अभी नहा रही थी। इस वजह से हाओ शान तुरंत ही दूसरी तरफ मुड़ जाता है। वो माफी भी मांगता है। इस पर मून प्रिंसेस कहती है कोई बात नहीं। अब हाओ शान काम की बात करने लगता है, लेकिन मून प्रिंसेस कहती है रुक जाओ, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं भी नहा रही हूँ, हम थोड़ी देर बाद काम की बात करेंगे। अब हाओ शान वहाँ दूसरी तरफ देखते हुए खड़ा था। इस वजह से मून प्रिंसेस तो सोच रही थी कि ये कैसा लड़का है, लेकिन अब वो इसी तरह से बड़ी देर तक नहाती रहती है। पर हाओ शान ने एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखा था। अब जब वो वहाँ से बाहर आती है तो यहाँ कायर की बुराई करने लगती है। मून प्रिंसेस कह रही थी कि वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं
आखिर तुम उसके साथ रह कैसे लेते हो। लेकिन अब हाओशन उसे पहले ही चुप करा देता है। वो उसे कार के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहने देता, बल्कि वो ये भी कह रहा था कि मैं यहाँ पर एक जरूरी काम के लिए आया हूँ, इसलिए कुछ गलत मतलब मत निकालना। अब मून प्रिंसेस कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, मगर क्या सच में तुम डेमन से इतनी नफरत करते हो। इस पर हाओशन कहता है कि हाँ बिल्कुल। मगर इसके बाद मून प्रिंसेस वहीं पर पड़े हुए गुलाब में लगे कांटे को अपने हाथ पर चुभाते हुए अपना ब्लड दिखाती है। उसका ब्लड रेड कलर का था। हाओशन ये देखकर बहुत शॉक था, क्योंकि डेमन्स का ब्लड रेड नहीं होता। पर अब मून प्रिंसेस बताती है कि उसकी मदर एक इंसान थी और उसके फादर मून गॉड हैं। ये सुनकर हाओशन शॉक था। यहाँ मून प्रिंसेस ये भी बताती है कि ऐसा होने की वजह से ना ही उसे इंसान पसंद करते हैं क्योंकि वो एक डेमन है, और ना ही उसे डेमन पसंद करते हैं क्योंकि उसकी बॉडी में इंसानों का खून है। वो ये भी कहती है कि उसे हाओशन की मदद करने में बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उसे डेमन वैसे भी पसंद नहीं, बस उसके फादर की वजह से बाकी डेमन्स उसे रिस्पेक्ट देते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं चाहती। अब हाओशन उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम मेरी हेल्प करो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब डेमन्स धरती पर से खत्म हो जाएंगे तब हम इंसान तुम्हें चुन लेंगे। इस पर मून प्रिंसेस कहती है कि इसका बहुत बहुत शुक्रिया। वो बताती है कि वो लोग यहाँ से 3 दिन बाद जा सकते हैं, क्योंकि तभी एक ग्रुप यहाँ से निकलने वाला है। वैसे अब जब हाओशन उसे थैंक यू कहकर जाने वाला था, तभी उसे वहाँ पर डेमन एम्परर की एनर्जी महसूस होती है। वो खुद को टेलीपोर्ट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब डेमन एम्परर मून पैलेस में आ चुका है। इसका मतलब अब हाओशन यहाँ से टेलीपोर्ट भी नहीं हो सकता और बाहर भी नहीं जा सकता। साथ ही एक और प्रॉब्लम थी कि मून पैलेस के अंदर कोई भी लड़का नहीं है। जितने भी गार्ड है वो मून पैलेस के बाहर हैं। यहाँ पर हमें ये भी जानने को मिलता है कि मून प्रिंसेस ने डेमन एम्परर के आने के स्वागत के लिए एक डांस तैयार किया था, और इसके लिए अब वो हाओशन को भी उसी जैसा तैयार करने लगती है। हाओशन लड़कियों के कपड़े पहनकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अब वो वहाँ डेमन एम्परर और मून डेमन गॉड के सामने पहुँचते हैं। यहाँ पर आने के बाद वो डांस करते हैं, लेकिन डांस के दौरान डेमन एम्परर हीरो की आंखों में देख लेता है, जिस वजह से उसे वो आंखें जानी पहचानी लग रही थी। वो तुरंत ही अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए उन्हें डांस से रोकता है और हीरो के बारे में पूछता है, लेकिन फिर उसे लगा था कि शायद उसे कुछ गलतफहमी हो गई है। इस वजह से फिर वो कहता है कि डांस को कंटिन्यू किया जाए। अब डांस के बाद यहाँ पर वो मून प्रिंसेस को अपने पास बुलाता है। यहाँ हीरो भी उसके साथ आ रहा था। डेमन एम्परर मून प्रिंसेस से पूछता है कि तुमने क्या सोचा है। असल में यहाँ पर वो मून प्रिंसेस की शादी की बात कर रहा है, जो कि उसके बेटे से होने को तय हुई है। मून प्रिंसेस इसके खिलाफ थी और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, मगर डेमन एम्परर को साफ साफ मना करना सही नहीं होगा। वो बस बहाना बनाते हुए ये कह देती है कि वो प्रिंस को अपने भाई की तरह मानती है, लेकिन डेमन एम्परर कहता है कि तुम बचपन से साथ में ही बड़े हुए हो, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी हो, और हालांकि अगले मिशन पर तुम साथ जा सकते हो। अब यहाँ पर हीरो अगले मिशन के बारे में सुनकर थोड़ा शॉक था। उसे यहाँ से बहुत सारी जानकारी मिलती है, जैसे कि ये लोग अभी एक डिफेंस गेट पर हमला करने के लिए जाने वाले हैं, और इसमें मून डेमन गॉड के कुछ सिपाही यानी कि कुछ डेमन्स उनका साथ देंगे। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी। साथ ही यहाँ पर वो डेमन एम्परर किसी ड्रीम पैराडाइज के बारे में भी बात कर रहा था। हीरो समझ गया था कि उसे ये जानकारी जल्द से जल्द अपने सिटी तक पहुँचानी चाहिए। यहाँ डेमन एम्परर मून प्रिंसेस से कहकर जाता है कि वहाँ पर प्रिंस भी जाने वाले हैं। मैं तो चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ पर जाओ, और वैसे भी हम ह्यूमंस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं। इसके बाद अब वो वहाँ से चला जाता है, और उसके यहाँ से जाने के बाद मून प्रिंसेस भी हीरो को उसके खुद के कपड़े दे देती है और वहाँ से मून पैलेस के बाहर भेज देती है। वो उसे ये कहकर भेजती है कि अब शायद हमारी मुलाकात ड्रीम पैराडाइज के दौरान होगी। अब यहाँ से हीरो तुरंत ही उस गुफा में आ गया था। वहाँ पर आकर वो सभी से कहता है कि हमें 3 दिन बाद निकलना है। वैसे यहाँ वो कायर को कल्टीवेट भी करते देखता है, इसलिए अभी वो बहुत खुश लग रहा था। अगले सीन में 3 दिन बीत चुके थे और वो वहाँ से सीधा उसी सिटी में आ गए थे जहाँ से उन्होंने ट्रेडर्स की हेल्प ली थी। इसके बाद वो वापस से अपनी सिटी की तरफ निकलते हैं और कुछ ही टाइम में वापस अपनी सिटी पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद जब उन्हें कुछ असासिन्स दिखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद उनकी किसी से लड़ाई हुई थी, क्योंकि यहाँ पर कायर बहुत ही इंजर्ड लग रही थी, लेकिन उसकी हालत पहले से बहुत अच्छी है। ऐसा एलेक्स की पार की वजह से हो रहा था, मगर यहाँ पर वो सारा इल्जाम हीरो के ऊपर लगा रहे थे।
उन्हें लग रहा था कि हीरो ने कार को प्रोटेक्ट नहीं किया। तभी वहाँ पर एक और असासिन आता है और उन्हें बताता है कि गलती यहाँ पर डेमन हंटिंग टार की है। अब उन्हें डेमन हंटिंग टार पर गुस्सा आने लगा था, लेकिन वो खुद से कोई फैसला नहीं ले सकते, इसलिए वो तुरंत असासिन टेम्पल के लीडर के पास चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हीरो का पूरा ग्रुप और वो दूसरा ग्रुप वहाँ डेमन हंटिंग टार के अंदर आ चुका था। यहाँ पर आकर वो उस आदमी से कहते हैं कि तुमने ये क्या किया, तुमने हमें कितना खतरनाक मिशन दिया था। वो आदमी कहता है कि हाँ, हमसे गलती हुई, हमने तुम्हें किंग लेवल का मिशन दिया। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर हिलर तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में था। वो तुरंत ही मैनेजर को वहाँ पर बुलाने को कहता है। अब मैनेजर आकर अकड़ में बात करते हुए कहता है कि देखो, गलती हमसे हुई है, हम मानते हैं, लेकिन इसके लिए हम तुम्हें 20,000 मेरिट क्वाइंस दे देंगे। लेकिन ये काफी नहीं थे, जबकि एक किंग लेवल का मिशन बहुत रेयर होता है और उसमें लाखों मेरिट क्वाइंस मिलते हैं। वो सभी यहाँ पर गुस्सा करते हुए चिल्लाते हैं, लेकिन मैनेजर कह देता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसी गलती तो होती रहती है, और अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो फिर तुम्हें पहले 6 टेम्पल्स के लीडर को लाना होगा। इसके बाद अब वो वहाँ से जाने लगा था, लेकिन तभी उसे चीफ पलादिन की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही पीछे देखता है तो वहाँ पर 6 टेम्पल्स के लीडर खड़े हुए थे। ये देखकर वो डर जाता है और तुरंत ही माफी मांगने लगता है, मगर इतनी बड़ी गलती होने के बाद भी उसे ना सुधारने की वजह से उसे डेमन हंटिंग टार से ही निकाल दिया गया था। इसके बाद चीफ पलादिन यहाँ हीरो के पास आते हैं और कहते हैं कि देखो, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इस गलती के लिए हम तुम्हें मेरिट क्वाइंस दे देंगे। हम जानते हैं कि किंग लेवल का मिशन पूरा कर पाना तुम्हारे ग्रुप के लिए अभी नामुमकिन है, लेकिन फिर भी तुम सबने सरवाइव कर लिया, यही बहुत है। लेकिन अब ये सुनते ही हीरो कहता है कि हमने तो मिशन को पूरा कर लिया है। ये सुनकर वो सभी शॉक हो जाते हैं, उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन इसके बाद हाओशन उन्हें अकेले में सारी बात बताता है। वहाँ उसे जितनी इन्फॉर्मेशन मिली थी उसने वो सारी उन्हें बता दी थी, यहाँ तक कि वो यहाँ पर एलेक्स के बारे में भी बताता है, जिसकी बात सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इसमें खतरा भी बहुत है। लेकिन हाओशन उनसे कहता है कि अगर एलेक्स कुछ बुरा करने की कोशिश करेगा तो वो उसे छोड़ेगा नहीं और टावर ऑफ इटर्निटी को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। इस पर वो दोनों कहते हैं कि हमें तुम पर भरोसा है। इसके बाद हाओशन ये भी बताता है कि मून क्लैन डेमन एम्परर के साथ डिफेंस गेट पर हमला करने वाला है। साथ ही हाओशन उनसे ड्रीम पैराडाइज के बारे में भी पूछता है, जिस पर चीफ पलादिन उसे बताते हैं कि असल में ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर उन्हें बहुत सारे ट्रेजर मिलते हैं। ये हर 100 साल में ओपन होता है। अभी तक तो वहाँ पर सिर्फ ह्यूमंस जाते थे, क्योंकि डेमन्स को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर ये वो पहली बार है जब वो इस चीज के लिए एक्साइटेड है। लगता है उन्हें किसी ट्रेजर के बारे में पता चला है। वैसे इसके बाद वो हाओशन की तारीफ करते हैं, क्योंकि वो इतनी काम की इंफॉर्मेशन लेकर आया। और इसके बाद अब हाओशन वहाँ से निकल जाता है। अब वो वापस अपने दोस्तों के पास आता है और उन सभी को बराबर बराबर मेरिट पॉइंट्स बांट देता है। साथ ही उसने दूसरे ग्रुप को भी आधे मेरिट पॉइंट्स दे दिए थे। वैसे वहाँ पर लिंजी और लीजन दोनों ही नहीं थे, जिस वजह से ये लोग उन्हें ढूंढने के लिए जाते हैं। बाद में वो उन्हें मिल जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो अभी एक कमरे में लड़ रहे थे, क्योंकि पिछले इंसिडेंट के बाद वो दोनों ही एक दूसरे पर बहुत गुस्सा थे। वो एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि तुमने बड़ी गलती की है, इसके लिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। असल में वो दोनों ही सेम बात कर रहे थे, लेकिन गलती से लिंसी कहता है कि तुमने इतनी बड़ी गलती की है कि तुम्हें हमेशा मेरी बात माननी होगी। ये लाइन ही ऐसी थी कि सिचुएशन वियर्ड हो जा रही थी। साथ ही लड़ते लड़ते वो पास भी आते जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर वो दूसरे ग्रुप की एक लड़की आ जाती है, जिस वजह से सिचुएशन वियर्ड होने के पीक लेवल पर पहुँच गई थी। प्लस बाहर से सब लोग भी ये देख रहे थे। वैसे बाद में हम देखते हैं कि हाओशन अभी कायर से मिलने के लिए आया था। यहाँ पर आकर वो देखता है कि कायर की बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है। उसे लगता है कि शायद वो एनर्जी फिर से कायर के ऊपर हावी होने वाली है। वो कायर की मदद करता है। जब कायर वापस से नॉर्मल होती है तो वो बताती है कि वो धीरे धीरे हील होती जा रही है और पिछली बार से हीलिंग स्पीड इस बार ज्यादा है। यहाँ पर वो ये भी बताती है कि उसे अपने शमशेरा ड्रैगन के बारे में कई चीजें जानने को मिल रही हैं, लेकिन उसे अपने असासिन टेम्पल लौट जाना चाहिए, क्योंकि उसे बहुत लंबी कल्टीवेशन करनी पड़ेगी वापस से नॉर्मल होने के लिए। ये सुनकर हाओशन कहता है कि तुम्हें वापस लौटने की जरूरत नहीं। असल में जब कायर ने एलेक्स की पावर को यूज कर हील करना स्टार्ट किया था, तो उसकी वजह से वो बहुत ही स्पीड से हील कर पा रही थी। इसलिए हाओशन सोचता है कि क्यों ना इसको फिर से उसी टेक्निक की मदद से हील किया जाए।
वो तुरंत ही टेलीपोर्ट कर उसे वहाँ टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर ले आता है। यहाँ पर आने के बाद वो कायर से कहता है कि तुम यहाँ पर आराम से कल्टीवेशन कर सकती हो। कायर को भी यहाँ की एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई महसूस हो रही थी। तभी वहाँ पर एलेक्स की आवाज आती है। वो हाओशान से अपनी डेस्टिनी मतलब अपनी पूरी पार की बात कर रहा था। वो कहता है कि तुम मेरी पार को ले सकते हो, बस इसके लिए तुम्हें इस स्टार के सारे फ्लोर क्लीन करने होंगे। हर फ्लोर पर कुछ न कुछ मिशंस है। अगर हाओशान उन्हें पूरा करता है तो वो गॉड एलेक्स की सारी पार को पा लेगा। अब हाओशान भी इसके लिए तैयार था क्योंकि उसे स्ट्रांग बनना है। जल्द ही एक वॉर होने वाली है और साथ ही साथ ड्रीम पैराडाइज भी ओपन होने वाला है। अब वो कायर के लिए एक अलग जगह बनाता है जहाँ पर बैठकर वो कल्टीवेशन कर सकती है। इसके बाद वो बाहर आ गया था जहाँ उसकी मुलाकात होती है मिनी स्केलेटन से। मिनी स्केलेटन अभी उसी का स्टैचू बना रहा था क्योंकि अब टावर ऑफ इटर्निटी हाओशान का हो गया है। यहाँ हाओशान उससे पूछता है कि वो फ्लोर क्लियर करना चाहता है, इसके लिए उसे क्या करना होगा। तो इस पर मिनी स्केलेटन उसे रास्ता बताता है, जिसके बाद हाओशान अब सीधा फर्स्ट फ्लोर पर आता है। तो यहाँ पर उसकी मुलाकात दो स्केलेटन से होती है। वो दोनों ही बहुत पावरफुल लग रहे थे। असल में वो दोनों ऑपोजिट पार वाले हैं। इसका मतलब एक डिफेंस करता है और एक अटैक करता है, मगर उनका टीम वर्क बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हाओशान को भी उनसे लड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पर हाओशान समझ जाता है कि इनसे एक एक करके लड़ना होगा। इसी वजह से वो तुरंत ही डिफेंस वाले पर हमला करता है क्योंकि इसके बाद उसे सिर्फ एक से ही लड़ना पड़ेगा। अब डिफेंस वाला यहाँ मारा जाता है, लेकिन अचानक से उसकी बॉडी में से एक डार्क पिल निकल कर आती है। ये पिल जब हाओशान कंज्यूम करता है तो अचानक से उसे एक टेक्निक पता चलती है। असल में ये टार इसी तरह से वर्क करता है। हाओशान जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उसे अलग अलग टेक्निक सीखने को मिलेगी, साथ ही यहाँ उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी बढ़ेगी। वैसे अभी इस वाली टेक्निक का नाम असुरा स्लैश है। अब जब हाओशान वो ट्राई करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर उसके एक ही अटैक से वो दूसरा वाला स्केलेटन भी मारा जाता है। इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अभी हाओशान का पूरा ग्रुप वहाँ डेमन हंटिंग टार में शॉपिंग के लिए आने वाला था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मुलाकात यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची से होती है। असल में वो एक दूसरे डेमन हंटिंग ग्रुप की मेंबर है। यहाँ पर वो इन्हें चैलेंज करती है और कहती है कि हम 1 वर्सेस 1 फाइट करेंगे। अगर मैं जीती तो तुम मुझे 10,000 मेरिट पॉइंट्स देना, और अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें 15,000 मेरिट पॉइंट्स दूंगी। अब तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है। ये उस छोटी बच्ची के साथ है। वो भी सेम चैलेंज लगाता है, लेकिन ज़ियायू ने उसे मना कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डेमन हंटिंग ग्रुप आपस में लड़े। लेकिन अब वो बड़ा आदमी कहता है कि हम तुम्हें 1 लाख मेरिट पॉइंट्स देने का वादा करते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा सौदा था। लिंसी देखता है कि वो दोनों इतने ताकतवर भी नहीं है, इस वजह से वो फाइट एक्सेप्ट करने वाला था। पर तभी वहाँ पर हाओशान भी आ जाता है। उसे जब ये सब बात पता चलती है तो वो ऐसा ट्रेनिंग हाँ कर देता है। अब उस बड़े आदमी को चुनना था कि उसे किससे लड़ना है, तो यहाँ पर वो सभी की तरफ देखने लगा था। उसे बाकी सब तो ठीक ठाक नॉर्मल लग रहे थे, मगर चेरी सबसे कमजोर लग रही थी। पर वो सोचता है कि चेरी से लड़ना गलत रहेगा क्योंकि वो सच में बहुत कमजोर लग रही है, इसलिए अभी वो बीच का बंदा चुनना चाहता था। उसे हाओशान भी ज्यादा कुछ स्ट्रांग नहीं लग रहा था और उसे उसका नाम भी नहीं पता था। इस वजह से अब वो तुरंत हाओशान को चैलेंज कर देता है। अगला सीन सीधा एरिना में आ जाता है। यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि वो दोनों अभी एक दूसरे के सामने खड़े थे। हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि उस बड़े आदमी के पास 2 मैजिकल वेपन्स है जिनसे वो मैजिकल एनर्जी का भी यूज कर सकता है। उसके अटैक पावरफुल थे, लेकिन हाओशान के सामने वो नहीं टिक पा रहे थे। इसके बाद अब वो टॉर्नाडो अटैक का इस्तेमाल करता है, पर हाओशान के टॉर्नाडो में पावर ज्यादा थी, जिस वजह से हाओशान उसके उस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हाओशान उस पर हमला करने वाला था, लेकिन यहाँ पर वो बड़ा आदमी भी हमला करने के लिए आगे आ रहा था। पर अब हाओशान के अटैक से वो नीचे गिर जाता है और उसके वो वेपन भी टूट जाते हैं। वो दुखी था और कह रहा था कि मैं इस तरह से नहीं हार सकता, और इसके बाद अब उसे ना चाहते हुए भी उसकी सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर वो डार्क नाइट को समन कर रहा था। जब बाकी सभी ये देखते हैं तो वो कहते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर उस आदमी की वो टीम पार्टनर मतलब वो छोटी बच्ची कह रही थी कि ऐसा मत करो, लेकिन वो बड़ा आदमी कुछ नहीं सुनता और डार्क नाइट को समन कर लेता है।
डार्क नाइट इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उस बड़े आदमी की बात नहीं सुन रहा था, बल्कि अब वो उसी के ऊपर हमला करने वाला था। लेकिन तभी वो हाओ शान की तरफ देखता है और उसे हाओ शान से ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलते महसूस हो रही थी। इसलिए अब वो हाओ शान की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। पर अब हाओ शान सोचता है कि उसे अपनी असुरा स्लैश टेक्निक इस पर यूज करनी चाहिए, जिसके बाद अब वो उस असुरा स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल इस डार्क नाइट के ऊपर करता है। ये टेक्निक जैसे ही उसे लगती है, डार्क नाइट तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक लग रहे थे। पर हाओ शान का अटैक अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, वो अभी भी उस बड़े आदमी को लगने वाला था। लेकिन इतने में ही उनका लीडर फेंग वहाँ सामने आकर उस अटैक को अपने एक हाथ से डिस्ट्रॉय कर देता है। इस वजह से हाओ शान तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। यहाँ फेंग अपने टीम मेंबर्स को डांट रहा था। वो कहता है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, तुम्हें अपने साथी टीम से नहीं लड़ना चाहिए। अगर वो अटैक तुम्हें लग जाता तो तुम्हें चोट भी लग सकती थी। साथ ही वो ये भी कहता है कि जाओ उनसे माफी मांगो, जिसके बाद वो बड़ा आदमी और वो छोटी बच्ची वहाँ आगे आकर हाओ शान से माफी मांगते हैं और हाओ शान उन्हें माफ कर देता है। इसलिए फेंग अभी हीरो के पास आकर हाओ शान को थैंक यू कह रहा था और फिर वो वहाँ से चला जाता है। बाद में जब रेफरी वहाँ पर आता है तो वो हाओ शान को बताता है कि असल में फेंग एक जीनियस है और वो बचपन से ही बहुत पावरफुल है, लेकिन उसकी टीम बहुत कमजोर है। वैसे अब वो इन्हें इनके जीतते हुए मेरिट पॉइंट्स दे देता है और फिर वो सभी वहाँ से शॉपिंग करने चले गए थे। कुछ देर बाद जब वो शॉपिंग कर कर लौटते हैं तो यहाँ पर लिंजी सभी की वीडियो बना रहा था कि किस किस ने क्या ट्रेजर लिया, उन्हें उस वीडियो में बताना था। सभी अपना ट्रेजर बताते हैं। यहाँ पर हीलर ने एक बहुत ही पावरफुल वेपन लिया था, जिया यू ने ली थी एक लाइटिंग स्वॉर्ड। इसके बाद हाओ शान का नंबर आता है। उसने तो यहाँ पर एक आर्मर लिया था, ये एक होली आर्मर है। अब जिया यू भी अपनी वो तलवार हाओ शान को देने लगता है और कहता है कि ये लाइट एनर्जी की है, ये तुम्हारे लाइट पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं। अगर तुम इसे यूज करोगे तो तुम इसकी पूरी पावर को अनलॉक कर पाओगे। पर अब हाओ शान उसे लेने से मना कर देता है। इसके बाद चेरी आगे आकर कहती है कि उसे एक आर्मर मिला है जो कि 6 लेवल का है और ये उसने कायर के लिए खरीदा है और वो ये आर्मर कायर को गिफ्ट देना चाहती है। इसके बाद अब हाओ शान उसे रख लेता है और कहता है कि मैं कायर को ये दे दूंगा। इसके बाद हाओ शान कहता है मुझे तुम सभी को एक और चीज दिखानी है और इसके बाद वो सभी को वहाँ से टेलीपोर्ट कर कर सीधा ही टावर ऑफ एटर्नी के अंदर ले आया था। यहाँ पर आने के बाद वो उनसे कहता है कि ये जगह बहुत ही अच्छी है, हम यहाँ पर अपनी सभी मीटिंग्स कर सकते हैं, एक तरह से ये उनका बेस बन सकता है। इसके बाद अब हाओ शान उन्हें ये भी बताता है कि यहाँ पर कई सारे फ्लोर हैं और जब उसने पहले फ्लोर को पार किया था तो उसे एक टेक्निक मिली जिसका यूज उसने फाइट के दौरान किया था। अब वो सभी को पहले फ्लोर पर लेकर आता है और जब वो 2 स्केलेटन वापस से वहाँ पर आते हैं तो हाओ शान उसी टेक्निक का यूज सभी को कर कर दिखाता है, जिस टेक्निक के यूज से वो दोनों ही स्केलेटन एक ही बार में खत्म हो गए थे। अब हाओ शान कहता है कि हम यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हैं और खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। साथ वो उन्हें 2 पिल्स के बारे में भी बताता है। डार्क पिल से उसे टेक्निक मिली थी और व्हाइट पिल से स्पिरिचुअल एनर्जी। अब सभी लोग तैयार थे, लेकिन अब जब सभी एक साथ उसे ज्वाइन करना चाहते थे तो अचानक से वहाँ की डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दिया जाता है। इस वजह से अब वहाँ पर और ज्यादा स्केलेटन आ गए थे और साथ ही उन्होंने तुरंत ही हमला करना शुरू कर दिया था। अब ये सभी उनसे लड़ रहे थे, पर उन सभी से लड़ना बिल्कुल ऐसा है जैसा कि डेमन से लड़ना हो। इस वजह से वो अपनी बनाई हुई टैक्टिक्स का यूज कर रहे थे। लिंजी सभी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और बाकी सभी जो जैसा लड़ते हैं वैसा लड़ रहे थे। यहाँ पर चेरी का वो पिग एक 3 हेड बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सब पर हमला करना शुरू कर देता है। ये लड़ाई बहुत देर तक चलती है और लगभग उन्होंने सभी स्केलेटन्स को मार ही दिया था। सभी अपनी बेस्ट टेक्निक का यूज करते हैं और लास्ट में हाओ शान अपने असुरा स्लैश से उन्हें खत्म करता है, जिसके बाद उन सभी के अंदर से एक व्हाइट पिल और एक डार्क पिल निकल कर आती है। यहाँ पर व्हाइट पिल की गिनती ज्यादा थी, सभी को कुछ कुछ व्हाइट पिल मिल गई थी, लेकिन डार्क पिल यहाँ पर एक ही थी जिसे जिया यू ने रख लिया था। अब जब वो वहाँ से बाहर आते हैं तो हाओ शान उस मिनी स्केलेटन से कहता है कि हमें नेक्स्ट फ्लोर पर जाना है, जिसके बाद वो उन्हें दूसरा रास्ता बताता है। सभी लोग वहाँ से नेक्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। यहाँ के जो स्केलेटन्स थे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे और इनसे फाइट करना और भी ज्यादा खतरनाक था। दूसरी तरफ अभी हम उस गेट का सीन देखते हैं जहाँ पर डेमन एम्परर हमला करने वाला था। वहाँ पर असल में 12 डेमन लॉर्ड्स ने अटैक किया था। डेमन एम्परर वहाँ नहीं आए थे क्योंकि वो छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं आता,
उन 12 डेमन लॉर्ड से लड़ना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उनकी आर्मी बहुत बड़ी थी, मगर फिर भी ये लोग पहले से तैयार लग रहे थे। इस तरफ हम देखते हैं कि अभी जब हाउए मिनी स्केलेटन के पीछे पड़ा था उसे खाने के लिए, तभी हाओशान और उसका पूरा ग्रुप वहाँ एक और फ्लोर को पार कर कर वापस आ जाते हैं। हमें यहाँ जानने को मिलता है कि उन्होंने 4 फ्लोर कंप्लीट कर लिए हैं। हाओशान सभी से कहता है कि अभी हमें रेस्ट करना चाहिए। साथ ही वो यहाँ सभी की तारीफ कर रहा था और उन्हें बता रहा था कि वो किस किस चीज में ज्यादा अच्छे हैं और उन्हें किस चीज में ज्यादा इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। और इस सब के बाद वो ये भी बताता है कि वो किस चीज में वीक है और उन्हें किस चीज पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। वो सभी को सही सही इंस्ट्रक्शंस देता है और इसके बाद अब वो 5th फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। ये 5th फ्लोर सबसे ज्यादा कठिन होने वाला था क्योंकि यहाँ पर जितने भी वॉरियर आए थे वो बिल्कुल उन्हीं की तरह थे। मतलब वहाँ पर 6 टेम्पल की तरह अलग अलग स्केलेटन्स को समन किया गया था। साथ ही साथ अभी बाकी के जो 4 फ्लोर थे उन फ्लोर से सिस्टम ने लोगों की टैक्टिक सीख लिए हैं। मतलब ये लोग किस तरह लड़ते हैं ये चीज ऑलरेडी उन स्केलेटन्स को पता है। अब जब उनकी फाइट स्टार्ट होती है तो यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो लोग अभी कितने कमजोर हैं क्योंकि बहुत ही जल्द वो 5th फ्लोर पर हार गए थे। असल में 5th फ्लोर का रूल है कि यहाँ पर अगर किसी को भी हल्की सी चोट लगती है तो पूरी टीम डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी, जिसके बाद उन्हें फिर से लड़ना होगा। अब इसलिए वो वापस से पीछे आते हैं और अब वो फिर से लड़ने के लिए जाने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ बाहर से आवाज आती है। असल में वहाँ पर एक गार्ड आया था और वो ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया था कि एक डिफेंस गेट पर हमला हो गया है जिसके लिए सभी को बुलाया गया है। इसलिए अब ये लोग ज्यादा कुछ नहीं सोचते और तुरंत ही वहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि इन्हीं की तरह बाकी डेमन हंटिंग ग्रुप्स को भी वहाँ पर ले जाया जा रहा था। रास्ते में एयरशिप के अंदर इन्हें सारी डिटेल्स दी जाती हैं कि इन पर हमला हुआ है और टोटल 12 डेमन लॉर्ड यहाँ पर आए हैं। हाओशान को इस बात का पहले से पता था। असल में इस हमले का इंटेंशन ये है कि वो डेमन लॉर्ड यहाँ पर आकर सभी वॉरियर को कमजोर करना चाहते हैं क्योंकि जल्द ही ड्रीम पैराडाइज ओपन होगा और इस अटैक के बाद इनके पावरफुल वॉरियर्स तब तक हील नहीं कर पाएंगे। वो इंस्ट्रक्टर बताता है कि किसी ने हमें पहले से ही इस हमले के बारे में बता दिया था। असल में हाओशान ने मना कर दिया था कि उसका नाम इसमें नहीं आना चाहिए, जिस वजह से किसी भी टेम्पल लीडर ने उसका नाम नहीं लिया। अब यहाँ इंस्ट्रक्टर को भी नहीं पता कि हाओशान ही वो पर्सन है जिसने ये इन्फॉर्मेशन सभी को दी। वैसे 12 डेमन लॉर्ड्स की बात सुनकर ये सभी शॉक थे, लेकिन तभी अचानक से उनकी एयरशिप के ऊपर हमला होने लगता है। ये हमला कुछ फ्लाइंग डेमन्स कर रहे थे, इससे एयरशिप डैमेज हो रही थी। इस वजह से हाओशान फैसला करता है कि वो बाहर निकलकर उनसे लड़ेगा। अब हाओशान बाहर जाने लगता है कि तभी लिंजी कहता है, चिंता मत करो, हम भी मदद करने के लिए आ रहे हैं। अब हाओशान के बाहर जाते ही लिंजी सभी से नीचे जंप करने को कहता है और इसके बाद वो डेमन हंटिंग टार से खरीदे हुए फ्लाइंग बोट्स को निकालता है। सभी वहाँ उनसे उड़ पा रहे थे, लेकिन हाओशान तो यहाँ पर हाउए की एलिमेंटल पावर की मदद से उड़ रहा था। यहाँ हाओशान फ्लाइंग डेमन्स पर हमला कर देता है और हवा में ही कई सारे फ्लाइंग डेमन्स को खत्म कर देता है, लेकिन उनकी गिनती इतनी ज्यादा थी कि अब हाओशान को भी प्रॉब्लम होने लगी थी और इसी वजह से अचानक से एक फ्लाइंग डेमन उसके ऊपर अटैक करने वाला था, जिससे हाओशान डॉज भी नहीं कर सकता था। अब वो उसे लगने ही वाला था, लेकिन इतने में ही एलेक्स का दिया हुआ वो लॉकेट वहाँ पर ग्लो करने लगता है और उसके अंदर से कायर बाहर निकल कर आती है। यहाँ पर कायर अपने सामने सब कुछ देख पा रही थी। वो हाओशान को बताती है कि उसने अपने तीनों सेंसेस को वापस पा लिया है। इसका मतलब उसने पूरी तरह से हील कर लिया है और इसके बाद अब वो उस डेमन को खत्म कर देती है। फिर इसके बाद हमें ये भी जानने को मिलता है कि कायर ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसका मतलब अब वो 5th लेवल पर नहीं बल्कि 6th लेवल पर पहुंच चुकी है। उसकी पावर भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। इस वजह से हाओशान तो बहुत ज्यादा खुश था। अब वो दोनों ही मिलकर फाइट करते हैं और धीरे धीरे सभी फ्लाइंग डेमन्स को खत्म कर देते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जमीन पर भी जो डेमन्स थे उन्हें भी खत्म कर दिया था, क्योंकि वो फ्लाइंग ड्रैगर्स का यूज कर रहे थे। नीचे के सभी सोल्जर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो समझ गए थे कि रीइंफोर्समेंट आ चुकी थी। इस तरफ हम देखते हैं कि हाओशान और उसका पूरा ग्रुप उस पूरी सिटी के अंदर अलग अलग चला जाता है, क्योंकि अलग अलग जगह पर बहुत सारे डेमन्स थे। वो सभी अकेले ही उन डेमन्स को खत्म कर रहे थे। सबसे पहले हाओशान और कायर को दिखाया जाता है, जो कि जिस एरिया में आए थे उन्होंने वहाँ के सारे डेमन्स को बहुत ही जल्द मार दिया था और अब वो बाकियों की मदद करने के लिए जा रहे थे।
दूसरी तरफ वैंग यांग यून ने भी अपने आसपास के डेमन्स को खत्म करते हुए हीलर को ज्वाइन कर लिया था और अब वो भी साथ में लड़ रहे थे। यहाँ चेरी और लिंजी जो कि साथ में फाइट कर रहे थे और लिंजी चेरी को प्रोटेक्ट कर रहा था, वो एक बैरियर बनाते हुए बाकी डेमन्स पर अटैक करने के लिए चला जाता है। वैसे लिंजी कभी अटैक नहीं करता, पर उसने लीजन की बात को सीरियसली ले लिया था। यहाँ पर आकर वो अपने रेड क्रिस्टल की एनर्जी का यूज करता है हमला करने के लिए, जो कि डिस्ट्रक्टिव थी। इस वजह से वहाँ ब्लास्ट हो रहे थे और इसे एक मैजिक अटैक माना जा सकता है। इस तरफ हम देखते हैं कि जब हाओशन और कायर सभी की मदद करने के लिए वहाँ से निकले थे, तभी हाओशन नोटिस करता है कि उसका जो पेंडेंट है वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर खींच रहा है और ये स्पिरिचुअल एनर्जी हाओशन की भी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ ऐड हो रही थी। ये वैसे अच्छी बात है। तभी वहाँ पर बाकी सब आ जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने सारे डेमन्स खत्म कर दिए। असल में वो जिस जगह गए थे उन्होंने वहाँ के डेमन्स को खत्म किया है। अभी और जगह बची हुई है। अब जब वो दूसरी जगह पहुँचते हैं तो वहाँ पर अभी और डेमन्स थे। वो उनसे लड़ने लगते हैं और बाकी नाइट्स जो कि अभी हार रहे थे वो उनकी मदद करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक डेमन एक छोटी सी बच्ची पर हमला करने वाला था और वो बच्ची कुछ कर भी नहीं सकती थी, लेकिन इतने में ही वहाँ पर एंट्री होती है इसी डिफेंस गेट के एक पावरफुल जनरल की, जिसे सब जनरल जी कहते हैं। वो तुरंत उस डेमन को खत्म कर देते हैं। इसके बाद वहाँ के सारे डेमन्स भी खत्म हो चुके थे। हाओशन और उसका ग्रुप जब जनरल जी के पास आता है तो वो आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इतने में ही वहाँ पर एक और डेमन आ गया था। असल में ये एक डेमन लॉर्ड था और ये लेवल 8 पर है, बल्कि इसकी पार 8 लेवल से भी ज्यादा लग रही थी। ये जो एनर्जी बबल क्रिएट कर रहा था, उन एनर्जी बबल का कारण वहाँ पर कुछ सेकंड्स के अंदर कई सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। मगर अभी हाओशन का ग्रुप और जनरल सी बचे हुए थे। वो देखकर शॉक थे कि आखिर ये है कौन। वैसे असल में ये मून क्लैन का एक डेमन है। यहाँ पर अभी ये उस छोटी सी बच्ची पर भी हमला करने वाला था, पर हाओशन ने अपनी नई होली शील्ड की मदद से उस अटैक को रोक लिया था। साथ ही उसने खुद को हाउवे की पार से ज्वाइन भी कर लिया था। इसके बाद अब वो उस डेमन को चैलेंज करता है। यहाँ पर अभी हाउवे के साथ कंबाइन होने की वजह से उसकी पार बढ़ गई थी, लेकिन अब जब उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट होती है तो हाओशन के अटैक यहाँ पर उस डेमन लॉर्ड को कुछ नहीं कर रहे थे। मगर डेमन लॉर्ड भी हाओशन की पार देखकर थोड़ा हैरान था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि असल में वैसे तो सारे डेमन लॉर्ड नॉर्मल आने वाले थे, मतलब डेमन एम्परर के, लेकिन मून डेमन गॉड ने कहा कि तुम भी वहाँ पर जाओ, जिससे कि तुम खुद को साबित कर पाओगे। इसी के बाद ये डेमन लॉर्ड यहाँ पर आया है। अब ये हाओशन से लड़ते वक्त ये तो समझ जाता है कि हाओशन पावरफुल है, लेकिन फिर भी ये जानता था कि हाओशन उसकी पार के सामने नहीं टिकने वाला। तभी हाओशन नोटिस करता है कि उसके दोस्तों को चोट लग रही है, जबकि वो एक ही जगह पर खड़े हुए हैं। इसका कारण ये है कि वो एक इल्यूशन में फंसे हैं जो कि डेमन लॉर्ड ने बनाया है और उन्हें बहुत चोट लग रही है। अब हाओशन उन्हें आजाद करने के लिए डेमन लॉर्ड से लड़ने लगता है, लेकिन डेमन लॉर्ड कहता है कि क्या तुम मेरे इल्यूशन की पार देखना चाहते हो। जिसके बाद अब डेमन लॉर्ड ने अपनी एनर्जी की मदद से हाओशन को हवा में उठा लिया था और उसके अंदर से हाउवे की एनर्जी को अलग कर दिया था, जिस वजह से हाओशन पहले से कमजोर हो जाता है और इल्यूशन में फंस जाता है। पहले हाउवे की पारे उसे इल्यूशन से बचा रही थी। अब यहाँ इल्यूशन के अंदर हाओशन कई सारे डेमन से फाइट कर रहा था, जिस दौरान डेमन लॉर्ड उसके कान में उसकी पुरानी मेमोरीज को याद दिला रहा था। इस वजह से हाओशन को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसे वही सारी मेमोरीज दिखाई दे रही थी जिसमें उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ हो। इसके साथ साथ अभी हाओशन को यहाँ पर डेमन से भी फाइट करनी पड़ रही थी। पर असल में यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि डेमन लॉर्ड ने एक इल्यूजन वर्ल्ड को क्रिएट किया है, जिस वर्ल्ड में बाकी सभी भी कैद हैं। और अभी यहाँ पर बाकी सभी भी आ जाते हैं और उनकी पार देखकर डेमन लॉर्ड शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वहाँ पर उसे इतने पावरफुल लोग देखने को मिलेंगे। जैसे जब वो यहाँ पर हाउवे को देखता है और हाउवे जब उसके ऊपर दहाड़ता है तो उसे उसके अंदर से एक बहुत खतरनाक एनर्जी महसूस होती है। इस वजह से वो डर जाता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर कायर भी आ गई थी, जिसकी डार्क लॉर्ड की पार देखकर वो और ज्यादा शॉक था। और सबसे ज्यादा खतरनाक था अपनी ही इल्यूशन वर्ल्ड में डेमन एम्परर के ब्लैक ड्रैगन को देखना। इस वजह से अब उसका ध्यान नहीं था और इस चीज का फायदा उठाते हुए यहाँ पर हाओशन तुरंत आगे बढ़ता है और खुद के इल्यूशन को तोड़ देता है। वो बाकी सभी को तो आजाद नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी वो खुद आजाद हो गया था।
अब सामने वो डेमन लॉर्ड ये देखकर शॉक था, क्योंकि पहली बार उसे इतना पावरफुल इंसान मिला है जिसने उसके इल्यूजन को तोड़ा हो। लेकिन इसके बाद भी वो हाओ शैन से कहता है कि तुम्हारे पास जितनी ताकत है तुम सारी पार लगा दो, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। इसके बाद हाओ शैन सभी ग्रुप वालों से यानी कि सभी अपने दोस्तों से हेल्प मांगता है और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को बोरो करता है। अब उसके पास सभी की स्पिरिचुअल पावर थी, वो बहुत स्ट्रांग हो गया था। साथ ही साथ यहाँ पर लाइट फेरी भी उसकी मदद करती है। उसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि अचानक से उसने ब्रेक थ्रू कर लिया था और अब वो भी कायर की तरह 6 लेवल पर पहुंच चुका है। इसके बाद अब उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि डेमन लॉर्ड अभी भी बहुत ताकतवर साबित हो रहा था, क्योंकि हाओ शैन भले ही 6 लेवल पर पहुंच चुका है, लेकिन डेमन लॉर्ड तो पहले से ही 8 लेवल पर है और उसे अकेले हरा पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ डेमन लॉर्ड अपने अटैक की मदद से हाओ शैन की तलवार को छीन लेता है। इस वजह से अब हाओ शैन के हाथ में तलवार नहीं थी, पर तभी हाओ शैन को वहाँ नीचे जियाओ यू की तलवार पड़ी हुई दिखती है, जिस वजह से वो उस तलवार को उठा लेता है और उसकी मदद से फाइट करना शुरू कर देता है। ये तलवार लाइट एनर्जी की है, इस वजह से इसके अटैक बहुत पावरफुल थे। जब हाओ शैन अपनी पूरी पावर और अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऐड कर हमला करता है तो यहाँ पर वो डेमन लॉर्ड नीचे गिर जाता है। उसे बहुत ज्यादा डैमेज आया था। हाओ शैन को तो लगता है कि वो हार गया, लेकिन इसके बाद डेमन लॉर्ड वापस से हवा में आकर बताता है कि उसके पास मून डेमन गॉड की दी हुई एक शील्ड थी जिसने उसे प्रोटेक्ट कर लिया, वरना वो सच में मारा जा सकता था। लेकिन अब उसे भी गुस्सा आ गया था, इस वजह से वो अपने मून क्लैन की सबसे पावरफुल टेक्निक से हमला करता है। ये टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि अगर हाओ शैन इससे बचता और इससे डॉज करता तो यहाँ पर बाकी पूरी जगह और साथ ही साथ हाओ शैन के सभी दोस्त मारे जाते। इसी वजह से अब हाओ शैन डिसाइड करता है कि वो इस अटैक को डॉज नहीं करेगा और अब वो उस पूरे अटैक को खुद के ऊपर ले लेता है और इसी के साथ वो मारा जाता है। लेकिन अब उसके मरते ही अचानक से उसका वो लॉकेट चमकने लगता है और एक आवाज आती है। ये आवाज एलेक्स की थी। एलेक्स भी वहाँ बाहर आ गया था और उसने टाइम को रिवर्स कर दिया था। टाइम के रिवर्स होते होते यहाँ पर वो डेमन लॉर्ड भी जम जाता है और अचानक से बिखर जाता है और अब एलेक्स भी बाहर आ गया था। साथ ही साथ टाइम रिवर्सल की वजह से हाओ शैन भी नॉर्मल हो गया था। वो एलेक्स को देखकर बहुत ज्यादा शॉक था और उसे बताता है कि उसके ऊपर जिसने हमला किया था वो मारा जा चुका है, पर एलेक्स कहता है कि वो इतनी आसानी से कैसे मर गया। इसके बाद वो फिर से टाइम रिवर्स का यूज कर उस डेमन लॉर्ड को ठीक करता है और अपने पास से अपने सबसे वफादार मिनी स्केलेटन 2 को बाहर निकालकर उस पर हमला करने को कहता है। मिनी स्केलेटन 2 ने भी उसे मार दिया था और साथ ही उसने अच्छा खासा दर्द भी पहुंचाया था, जैसे कि एलेक्स चाहता था। इसके बाद एलेक्स हाओ शैन से कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द डार्क के टॉप पर पहुंचकर मेरी डेस्टिनी को पाना होगा। उसकी पार से तुम आराम से इस तरह के खतरे संभाल सकोगे। इसके बाद अब एलेक्स वहाँ से चला जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सभी लीडर्स की एक मीटिंग बुलाई जाती है। दूसरी तरफ जिन लोगों ने सरवाइव कर लिया था वो लोग अभी पार्टी कर रहे थे, मगर उन्हें तो किस बात का था कि उनके कई सारे साथी मारे गए। इस पार्टी में हाओ शैन का ग्रुप भी आया था और सभी अभी हाओ शैन की तारीफ कर रहे थे क्योंकि उसने उस डेमन लॉर्ड को मार दिया जो कि 8 लेवल पर था और उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि उसे हरा पाना किसी के बस की बात नहीं थी। यहाँ तक कि जनरल सी भी उसे नहीं हरा पा रहे थे, वो भी इल्यूजन में फंसे हुए थे। हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद जनरल सी भी वहाँ पर आ जाते हैं। वैसे तो वो ऐसी पार्टी अटेंड नहीं करते, लेकिन यहाँ पर वो खासकर हाओ शैन के लिए आए थे। वो अपने साथ बहुत सारा खाना लाए थे। वो हाओ शैन के ग्रुप को चैलेंज करते हैं खाने के कंपटीशन के लिए। इस पर हाओ शैन का ग्रुप भी तैयार था क्योंकि ये तो बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट है। वैसे यहाँ पर कायर हाओ शैन को मना करती है कि वो ये सब चीजें ना खाए क्योंकि इससे उसकी हेल्थ पर फर्क पड़ेगा। अब हाओ शैन कायर की बात किसी भी कीमत पर टाल नहीं सकता, लेकिन बाकी सभी कंपटीशन करना चाहते थे। वैसे बाकी सभी दूसरे लोग बात कर रहे थे कि जनरल जी को हराना नामुमकिन है, वो बहुत खाते हैं। पर यहाँ पर हाओ शैन के पास हाउए आ जाता है और वो हाओ शैन से कहता है कि वो प्लीज इसके लिए हाँ कर दे। अब तुरंत ही हाओ शैन ने हाँ कर दी थी। कंपटीशन के दौरान हम देखते हैं कि बहुत ही जल्द हाओ शैन के सभी टीम मेंबर्स थक गए थे। आखिर तक हीलर बचा था, लेकिन कुछ देर में वो भी थक जाता है क्योंकि उसका भी पेट भर चुका था। लेकिन अभी तक उन्होंने हाउए को आगे नहीं आने दिया था।
अब जब कुछ टाइम बचा था तो हाउवे वहाँ आता है और एक ही बार में वहाँ का सारा खाना खा लेता है। उसे देखकर सभी शॉक थे। 10 मिनट के इस कंपटीशन में जीत यहाँ पर हाउवे की टीम की होती है। अब यहाँ पर रिवॉर्ड की बारी थी। असल में यहाँ सामने जनरल जी ने इनाम के तौर पर अपनी तलवार लगाई थी, जो कि बहुत रेयर है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो हार गए तो वो पूरी सिटी का चक्कर बिना शर्ट के लगाएंगे, और अब उन्हें ऐसा करना भी पड़ेगा। यहाँ पर वो हाओशान के पास आते हुए पहले वो उसे तलवार दे देते हैं। तभी वहाँ पर हाउवे हाओशान के पास आता है और कहता है कि उसने बहुत खाना खा लिया और उसकी एनर्जी भी अब बहुत बढ़ चुकी है। इसका मतलब अब उसके इवॉल्व होने का समय आ चुका है। उसे इवॉल्व होने में टाइम लगेगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये थी कि उसे इसके लिए फिर से उस दूसरी दुनिया में जाना होगा। हाओशान ये देखकर चिंता में आ जाता है क्योंकि वो दुनिया बहुत खतरनाक है। लेकिन अब हाओशान कहता है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुरंत तुम मुझे बुला सकते हो। इसके बाद हाउवे वहाँ से चला गया था। अब यहाँ पर जनरल जी के दूसरे वादे की बारी थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और बताता है कि सभी लीडर्स ने हाओशान को और कायर को बुलाया है। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उस मीटिंग रूम के गेट के बाहर जो 2 गार्ड थे वो हाओशान को रोक कर कहते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ बहुत सीक्रेट मीटिंग चल रही है। लेकिन हाओशान बताता है कि उसे भी इस मीटिंग के लिए बुलाया गया है और उसका नाम हाओशान है, पर वो विश्वास नहीं करते क्योंकि वो जानते थे कि हाओशान कितना स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब वो एक बच्चा थोड़ी ना होगा। पर अब हाओशान उन्हें अपनी आइडेंटिफिकेशन बताता है, जिस पर वो शॉक हो जाते हैं और उन दोनों को अंदर जाने देते हैं। पर अब अंदर जाने के बाद भी यही होता है। अंदर एक दूसरा लीडर बैठा था जो कि हाओशान को देखकर उस पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है, बच्चे तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन इसके बाद चीफ पलादिन वहाँ पर आकर उसे सब कुछ बताते हैं, जिस पर वो शॉक हो जाता है। वो कहता है कि हाओशान एक नाइट वॉरियर है और ऐसा भी कह सकते हैं कि वो यंग एज के सभी वॉरियर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसने बहुत कम एज में बहुत ज्यादा पावर अचीव कर ली है और एक किंग लेवल जैसे हाई लेवल टास्क को भी अपनी समझदारी से पूरा किया है। वैसे यहाँ पर वो असासिन टेम्पल के लीडर भी बैठे हुए थे। वो कायर के बारे में भी उसे बताते हैं। असल में वो हीलिंग टेम्पल का लीडर है। वो यहाँ पर ये सब सुनकर शॉक था। अब पहले तो वो हाओशान से माफी मांग लेता है और जब उसे पता चलता है कि हाओशान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो तुरंत ही उसे कहने लगता है कि वो उसके हीलिंग टेम्पल को ज्वाइन कर ले। वो ये भी बताता है कि वो सब लीडर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सारे लीडर्स ने अभी तक लेवल 9 को अचीव नहीं किया है, मगर वो लेवल 9 पर पहुंच चुका है। वो ये भी कहता है कि हाओशान भी 10 साल में आराम से लेवल 9 पर पहुंच जाएगा अगर वो उसे ज्वाइन कर ले तो। लेकिन हाओशान ने इस पर तुरंत ही मना कर दिया था। ये सुनकर हीलिंग टेम्पल का लीडर बहुत शॉक हो जाता है। लेकिन फिर चीफ पलादिन हाओशान के फादर के बारे में बताते हैं और जब वो ये सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। वो कहता है कि फिर तो तुम्हें नाइट वॉरियर ही बना रहना चाहिए। अब यहाँ पर बात निकलती है कि उन दोनों को यहाँ क्यों बुलाया गया है। हाओशान को और कायर को बताया जाता है कि असल में ड्रीम पैराडाइज ओपन होने वाला है, लेकिन डेमंस ने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने का फैसला किया है। हाओशान ने इसके बारे में पहले सुना था, पर उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं पता था। ये सभी बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि ड्रीम पैराडाइज में सिर्फ 20 लोग जा सकते हैं, इसलिए 10 डेमन भी वहाँ जाने वाले हैं। पहले सिर्फ ह्यूमंस वहाँ पर जाते थे, लेकिन इस बार डेमंस भी चाहते हैं कि उन्हें भी वहाँ जाने का मौका मिले। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ हर कोई खुश नहीं है, पर हीलिंग टेम्पल के लीडर कहते हैं कि ये सही है। वैसे भी लड़ाई कर हम हमारे कुछ और वॉरियर्स खो देंगे और वैसे भी 10 डेमंस और 10 ह्यूमंस वहाँ पर जाकर फाइट करेंगे और जो स्ट्रॉन्ग होगा वो ज्यादा ट्रेजर लेकर आएगा। यहाँ पर एक और रूल बनाया गया है कि सिर्फ 7 लेवल तक के ही वॉरियर वहाँ जा सकते हैं। जो भी 7 से ज्यादा है उसे पहले ही रोक दिया जाएगा। अब इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि हाओशान और कायर दोनों ही वहाँ जाने वाले हैं। इसके बाद अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें वो 10 वॉरियर दिखाए जाते हैं जो कि डेमन क्लैन से हैं और वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनके बीच में मून प्रिंसेस और डेमन एम्परर की बेटी और साथ ही साथ डेमन एम्परर का बताया हुआ वो लड़का जो कि मून प्रिंसेस से शादी करना चाहता है वो भी है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और वही दिन आ जाता है जिस दिन उनको ड्रीम पैराडाइज के लिए निकलना था। यहाँ अभी कुछ वॉरियर्स तो पहले ही वहाँ पहुँच गए थे। अब जब हाओशान और कायर वहाँ आते हैं तो उन्हें देखकर ये सभी कह रहे थे कि ये तो जूनियर्स हैं, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। साथ ही उनमें से कोई हाओशान और कायर से बात भी नहीं कर रहा था।
यहाँ तक कि वो उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर फेंग आ जाता है। फेंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो उसे देखकर हेलो कहते हैं, मगर फेंग वहाँ से सीधा ही हाओशान के पास आ गया था, जिस वजह से ये थोड़े शॉक थे। इसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है जनरल जी की। वो भी तुरंत ही हाओशान के पास आ गए थे। ये देखकर बाकी लोग तो और भी शॉक हो जाते हैं। हाओशान यहाँ पर उनकी वो तलवार वापस कर देता है और कहता है कि इसको आपको ही रखना चाहिए। जिसके बाद जनरल जी हाओशान को एक एप्पल देते हैं। दूसरी तरफ उन सभी शॉक वॉरियर में से एक लड़की फैसला करती है कि वो हाओशान से जाकर उसका नाम पूछेगी। अब हाओशान जब अपना नाम बताता है तो वहाँ पर बाकी सभी शॉक हो गए थे, क्योंकि उन सब ने ही हाओशान का सिर्फ नाम सुन रखा था, लेकिन उन्हें नहीं लगा था कि हाओशान इतनी कम एज का होगा। अब वो सभी आकर हाओशान को नाम बताते हैं और तभी वहाँ पर एल्डर भी आ चुके थे। अब वो बस बाकी सभी डेमन्स का वेट कर रहे थे जो कि वहाँ अंदर जाने वाले हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक ड्रैगन दिखता है। ये डेमन्स का ड्रैगन है और असल में ये हेवनली डिफाइंड ड्रैगन है, जो कि असल में एक डेमन ही है। अब वो नॉर्मल रूप में आकर यहाँ पर एल्डर से कहने लगे थे कि पिछली बार की फाइट आप भूले तो नहीं। एल्डर कहते हैं बिल्कुल नहीं, और मैं तो अगली फाइट के लिए भी तैयार हूँ। जिसके बाद उनमें फिर से लड़ाई होती है, लेकिन लड़ाई के दौरान ही वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ गए थे। अब उन्हें देखते हुए एल्डर तो तुरंत ही पीछे हो जाते हैं। इस पर वो डेमन एल्डर कहने लगता है कि क्या तुम डर गए, मगर एल्डर कहते हैं कि जरा पास में देखो। अब वो ओल्ड मैन को देखता है। असल में ये ओल्ड मैन ड्रीम पैराडाइज के प्रोटेक्टर हैं, और जब वो पीछे हो ही रहा था कि इतने में ओल्ड मैन ने उसके दोनों गार्ड को उठाकर उसी लेक में फेंक दिया था, जिसके बाद वो दोनों ही गार्ड वहीं पर मर जाते हैं। ये देखकर वो बहुत शॉक था, लेकिन वो एल्डर बताते हैं कि इन लोगों का लेवल 7 से ज्यादा था और ये लेक बहुत पास थी, इस वजह से ये मारे गए। अब वो जो ओल्ड मैन थे वो कहते हैं कि चलो समय आ चुका है ड्रीम पैराडाइज का गेट ओपन करने का। वो गेट असल में एक पोर्टल है। उसके ओपन होने के बाद बस वहाँ पर 20 लोगों को अंदर जाने की परमिशन थी। 20 लोगों में यहाँ 10 ह्यूमंस और 10 डेमन्स आगे बढ़ते हैं और वहाँ सामने खड़े हो जाते हैं। अभी उनकी जो सोल थी वो वहाँ अंदर जाकर चेक की जाएगी कि वो कहीं 7 लेवल से ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि सभी लोगों का लेवल चेक हो जाता है और वो सभी ड्रीम पैराडाइज में अलग अलग जगह पहुँच जाते हैं। लेकिन बस हाओशान ही था जिसका लेवल चेक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जैसे ही वो एनर्जी हाओशान के लेवल को चेक करने के लिए आती तभी वहाँ वो लॉकेट चमकते हुए उस एनर्जी को अपोज कर देता। ये देखकर बाहर ओल्ड मैन भी शॉक हो रहे थे। वहाँ अंदर की तरफ हम देखते हैं कि अचानक से उस पेंडेंट की एनर्जी की वजह से वहाँ वो एनर्जी वेव डिस्ट्रॉय हो जाती है। साथ ही वो पोर्टल भी